हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है सेल। आज के लेक्चर में कवर करेंगे सेल को। सेल क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेल मेम्ब्रेन क्या हो गया, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, आपका साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं हमारे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, पैरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, जितने भी आप चीज़ें हैं ये सारी की सारी, उन सबको हम आज के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। वन शॉट वीडियो रहेगी अपनी ये। सेल आपका इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। थोड़ी लेंथी वीडियो होगी लेकिन आपको एक बारी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार समझ लो अच्छे से। चाहे आप किसी के भी कोर्स के बच्चे हो, आपके लिए सेल इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना होता है। सबको, ये मेडिकल वाले हर एक बच्चे को सेल पढ़ना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेल को, कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। हमारे जीवन की सबसे मूल इकाई, या फिर हम बोल सकते हैं सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, हमारी सेल होती है। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक, कोशिका का अध्ययन। तो आपको पता होगा या फिर आपने पहले पढ़ा होगा कभी 5th 6th में 7th में, कि आपके स्कूल्स में, कि आपका जो सेल होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके क्या होता है, आपके टिश्यू बनाते हैं। सेल हमारी सबसे छोटी इकाई है। एक ही तरीके के काफ़ी सारे सेल्स मिलेंगे तो मिलके आपका क्या बनाएंगे, वो टिश्यू बनाएंगे। बहुत सारे टिश्यूज जब आपका मिलके काम करते हैं वो आपका एक ऑर्गन बनाएंगे। और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया। ऐसे आपके अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो उस सब सिस्टम्स में आपके एक तरीके के ऑर्गन मिलेंगे जो कि एक ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हो गया आपका ऑर्गन सिस्टम। और फिर आपका काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जैसे कि हमारा है, हमारे अंदर कितने 11 सिस्टम्स हैं। ठीक, अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारे पास, मिस्टर डाइस रन्स करके। मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, जितने भी अपने सिस्टम्स हैं, तो काफ़ी सारे सिस्टम्स मिलके आपका एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिस्टम बन रहा है। तो ये सिस्टम पूरा बनने के लिए, ऑर्गेनिज्म बनने के लिए आपकी सबसे छोटी इकाई क्या है, अपनी सेल ही होती है। ठीक, तो देखो जो सेल होता है उसमें हम पढ़ लेते हैं और डिटेल में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मेनी सेल्स। जितने भी जीव हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किससे बने हैं, एक या फिर एक से ज्यादा सेल से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो एक सेल से बने हैं या फिर एक से ज्यादा सेल से बने हैं। एक सेल से बने होंगे उसको हम क्या बोलते हैं, यूनी सेल्यूलर। ठीक है, और जो मैनी सेल से बने होते हैं वो उसको क्या हम बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, एक सेल, यूनी, यूनी मतलब सिंगल, यानी कि उसका सिर्फ जो सिंगल सेल होगा वही सारे काम करेगा। खाएगा भी वही, रिप्रोडक्शन भी वही कर लेगा। ठीक, और आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी वही सिक्रीट कर देगा, पचा भी लेगा, सब सारे के सारे काम वो सिंगल सेल ही करेगा। एक ही सेल सारे के सारे काम करेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर, जैसे कि हम जैसे लोग, हम क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। तो हमारे अंदर जितने भी अलग अलग सेल्स हैं, हर एक सेल, आपके हर एक ऑर्गन अलग अलग चीज़ों के लिए डिफाइंड है। खाने के लिए माउथ हो गया, ठीक, बाहर निकालने के लिए इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो ये आपके अलग अलग सेल्स हैं जो कि आपका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। वो कैसे होते हैं, अपने मैनी सेल्स, मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे, जिसमें कि सिर्फ एक ही टाइप का सेल, एक ही सेल, सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेगा। सेल्स परफॉर्म फंक्शन सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड कम्युनिकेशन। सेल्स आपके काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। शरीर में जितने फंक्शंस हो रहे हैं सबके सब सेल द्वारा ही परफॉर्म हो रहे हैं। चाहे वो आपका ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म हो, रिप्रोडक्शन करना हो, सिक्रीशन करना हो, किसी चीज़ का कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में संचार कर रहे हैं, सब कुछ आपका सेल के द्वारा ही होता है। ह्यूमंस आर यूकैरियोटिक। ह्यूमंस जो होते हैं, जो हम हैं, आप हैं, वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कि प्रीमिटिव टाइप के सेल होते हैं, ये क्या है, हम क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। मीनिंग देयर सेल हैव देयर ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब क्या है, कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा, हमारे जो सेल होंगे उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस अभी आपको पता चलेगा क्या होता है जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ट्रू न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। और जो ऑर्गेनेल्स होंगे, ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होता है, जैसे हमारा अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं। तो ठीक है, तो ऐसे ही तो आपका जो सेल होता है ना, सेल के अंदर के छोटे छोटे जो ऑर्गन्स हैं उसको हमने क्या बोल दिया, ऑर्गेनेल्स बोल दिया। हमारे छोटे ऑर्गेनेल्स जैसे कि आपका
लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्टमक हो गया, हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स। सेल के छोटे छोटे ऑर्गन्स क्या, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब क्या है, इसके ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, तो उन सब के ऊपर क्या होगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी। देन आप देखो डिस्कवरी, कि सेल की खोज कब किसने की थी, उसमें क्या क्या चीजें किस किसने खोजी। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को खोजा, बताया सेल के बारे में। 1670 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सेल्स को बोला कि सेल्स जो होते हैं वो आपके लिविंग होते हैं। ठीक। 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक है, 1830 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा। 1838 में स्लाइडन और श्वान ने क्या दिया, सेल थ्योरी दी। ठीक है, जो कि हम आज तक पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ेंगे। और 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी के अंदर एक पॉइंट और ऐड करा। ठीक है, ऐड वन मोर पॉइंट इन सेल थ्योरी। तो ये आपके कुछ डिस्कवरीज थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, और देखा था उन्होंने कि ऐसा लगा था उनको कि हनी वाला स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हनी की जैसे मेज होता है उस तरीके का आपका ये स्ट्रक्चर उसको देखने को मिला था। ठीक है, हनी कॉम्ब वाला। तो देखते हैं, अभी सेल थ्योरी देख लेते हैं। सेल थ्योरी क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या फिर एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये पॉइंट है। ठीक। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हम डेफिनेशन में भी पढ़ते हैं। सेल जो होता है मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल जो बना है वो किससे बनेगा, हमेशा प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही बनता है। ओके, अब ये तो हो गई सेल थ्योरी, जो कि किसने दी थी, स्लाइडर और श्वान ने दी थी। ठीक है, स्लाइडर और श्वान ने ये 3 पॉइंट दिए थे। उसके बाद आपका रुडोल्फ विर्चो ने एक पॉइंट और ऐड करा था। वो एक पॉइंट क्या था, सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, विच इज पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, सेल में क्या होता है, बेसिकली आपका डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और यही डीएनए जो होता है, यही जेनेटिक मटेरियल जो होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी आपका न्यू सेल बनेगा उसमें ये जेनेटिक मटेरियल पास हो जाएगा, अगली पीढ़ी में चले जाता है यही जेनेटिक मटेरियल। ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी अकर इनसाइड सेल। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये भी सेल थ्योरी के अंदर ही है। इसको ये ना हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी होती है। क्या होती है ये, मॉडर्न, ये है हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, टोटल मिला के आपकी पूरी सेल थ्योरी कंप्लीट होती है। मॉडर्न सेल थ्योरी में ये 3 पॉइंट और ऐड हो रखे हैं। वैसे ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी अकर इनसाइड सेल, हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब के सब रिएक्शंस किसके अंदर होते हैं, हमारे सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के अंदर होते हैं। ओके, सेल मेंटेन होम्योस्टेसिस टू कीप द बॉडी स्टेबल। कोशिकाएं शरीर को स्थिर रखने के लिए, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, आपका आपका बेसिकली स्टेबल रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। तो ये आपके 6 पॉइंट होते हैं सेल थ्योरी के। ठीक है, पहले वाले 3 साइंस श्वान ने दिए, रुडोल्फ विर्चो ने दिया, उसके बाद ये सारा का सारा मिला के आपकी मॉडर्न सेल थ्योरी होती है। अब देखो आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक, तो सेल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम पहले सेल को 3 पार्ट में बांट लेते हैं। पहला पार्ट है अपना सेल मेम्ब्रेन। ठीक, उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोल देंगे, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, पहला क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा क्या है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर का जितना भी होगा ये सारा सारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। तीसरा क्या है अपना, न्यूक्लियस। ठीक, सेल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ये क्या है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर का साइटोप्लाज्म, ये हो गया न्यूक्लियस अंदर से। ठीक, अब जो आपका साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया,
ठीक है, आपकी गोल्गी बॉडी हो गई, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम हो गए, पेरोक्सिसोम हो गए, अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, साइटोस्केलेटन, ये सब क्या है, ये सारे के सारे अपने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इन सबको भी हम अभी देख लेंगे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन समझाने से पहले एक बार आपको बता दूं कि हमारा ऑनलाइन लाइव कोर्स चल रहा है बीएमएलटी फर्स्ट ईयर के लिए। आपका जो आप जिसमें आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं हमारी, हफ्ते में 3 दिन हमारी लाइव क्लासेस होती हैं रात को 10 बजे। अगर आप चाहो तो इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब आप देखो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो देखो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। कैसी होगी, पतली होगी, लचीली होगी, सेमी परमिएबल हो गई, यानी कि इसमें से कुछ ही चीजें पास कर पाती हैं, कुछ ही चीजें सेल के अंदर जा सकती हैं, इसमें से सारी चीजें सेल के अंदर नहीं जा सकती। ठीक, सेमी परमिएबल होगी, एक तरीके की बाउंड्री होती है, सीमा की तरह काम करती है सेल की। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन। ये किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड। किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड, फोस्फोरस और लिपिड से बनी होती है। और कैसी होती है, बाइलेयर होती है। बाई मतलब कि इसमें 2 लेयरें होंगी। ठीक है, 2 लेयर होती हैं फोस्फोलिपिड की, बाइलेयर 2 लेयर होती हैं। साथ साथ किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती हैं। साथ साथ ये प्रोटीन भी होगा इसके अंदर। अभी दिखाऊंगा आपको एक एक चीज, सब मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है आपको, अभी आपको समझाऊंगा सब कुछ। फोस्फोलिपिड बाइलेयर प्लस प्रोटीन से बनी होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर भी पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेपरेट इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट मतलब कि सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है, इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। सेल से बाहर, एक्स्ट्रा बाहर, इंट्रा मतलब अंदर इन, एक्स्ट्रा मतलब बाहर ई। ठीक, तो वो क्या होता है, इसको ये सेपरेट करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। फोस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है, ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है किससे बनी है, फोस्फोलिपिड से। फोस्फोलिपिड में आपका क्या होगा, हाइड्रोफोबिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड। फिलिक मतलब कि वाटर लविंग। ठीक है, फिलिक मतलब क्या होगा, वाटर लविंग एंड होगा, यानी कि हेड वाला पोर्शन पे आपका ये होगा। जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसको हमने खोल के देखा तो इस तरीके से अरेंज हो रखी है, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे जस्ट नीचे। तो इसको हम देखेंगे अच्छे से, तो इसमें 2 पोर्शन मिलते हैं अपने को, ये होता है हेड वाला पोर्शन और नीचे इसको देखने को मिलती है 2 टेल। तो हेड जो होता है वो किसका बना होता है, फॉस्फेट का। ठीक है, तभी आया फोस्फो, फोस्फो फोस्फेट का बना होता है। ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये किसका होता है, टेल होता है, ये वाला टेल वाला पार्ट होता है, ये किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। आपको पता है जो तेल होता है वो पानी के साथ मिलता नहीं है, तो पानी से ये पानी से दूर भागेगा, हाइड्रोफोबिक होगा। ठीक है, वाटर हेटिंग एंड। ठीक, तो इसी वजह से हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग हेड, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, जो कि टेल वाले पोर्शन में होता है। ठीक है, जल विरोधी, हर एक फोस्फोलिपिड की लेयर में ये होता है। दिस अरेंजमेंट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो अरेंजमेंट है इस तरीके का, जैसे अरेंजमेंट हो रखा है, ठीक है, ये अरेंजमेंट जिस तरीके से है यही सेल को एक तरीके का सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बनाती है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन आपकी बनी है लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ज्यादातर आपकी किससे बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक, तो लिपिड कितना होता है 40% और प्रोटीन कितना होता है 50%। तो ये अपनी फोस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है। अभी इसमें मैंने कुछ चीजें लगा रखी हैं, आपको अभी समझाता हूँ क्या क्या चीजें हैं ये। ठीक, तो ये सेल है, ये सेल की मेम्ब्रेन है, इस सेल की मेम्ब्रेन को खोल के देखा, इस तरीके से हमको देखने को मिल रही है। अब जो लिपिड है, ठीक, फोस्फोलिपिड लिपिड है, उसमें 2 चीज आती हैं, फोस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। प्रोटीन जो है उसमें 2 तरीके के प्रोटीन आते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन जो कि आपको अंदर देखने को मिलेगा, इंटीग्रल, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं इसको हम, जो कि आपको ये जो लिपिड की लेयर है इसके अंदर देखने को मिल रहा है। जो आपके लाल वाले हैं ना, ये सारे सारे क्या है, अपने इंटीग्रल प्रोटीन है। और दूसरा क्या है अपना पेरिफेरल प्रोटीन।
पेरिफेरल प्रोटीन जो कि पेरिफेरी पे देखने को मिलेगा, सतह पे देखने को मिलेगा, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि आपको येलो कलर से दिख रहे होंगे। ठीक, अब देखो आप कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपके दो होते हैं इसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जो प्रोटीन आपका, जो कार्बोहाइड्रेट आपका प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। तो ये क्या है, प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है ना, येलो वाला। येलो वाला क्या था, पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट आपका प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला, तो ये क्या हो गया अपना आपका ग्लाइकोप्रोटीन। और यही कार्बोहाइड्रेट अगर आपका ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिपिड के साथ, ये लिपिड के लेयर है ना, लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड। ठीक, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जो इस तरीके से आपको लिपिड के साथ अटैच हुआ दिखेगा वो ग्लाइकोलिपिड, जो प्रोटीन के साथ अटैच हुआ दिखेगा वो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, तो आपकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो होता है ये करता है पेनिट्रेट डीपली इनटू द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अंदर तक आपको देखने को मिला, अभी रेड कलर से देखा था हमने, ये मेम्ब्रेन के अंदर तक था। ठीक, पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है ये सिर्फ सरफेस से प्रेजेंट होता है, जैसे हमने येलो वाला देखा वो सिर्फ सरफेस से प्रेजेंट होता है, झिल्ली के किनारे पर लगे होते हैं। फंक्शंस क्या है इनके, ट्रांसपोर्ट, रिसेप्टर, एंजाइम, कम्युनिकेशन, इस तरीके से ये काम करता है। परिवहन की तरह भी काम करेंगे ये, एक तरीके का ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह काम करवाएंगे। किसी चीज़ को सेल के अंदर जाना है तो वो ट्रांसपोर्ट करवाएगा चीज़ को। रिसेप्टर्स की तरह भी काम करेंगे ये जो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सेल के ऊपर, तो वो उस तरीके से काम करेगा। एंजाइम्स की तरह भी काम करेंगे ये प्रोटीन्स, और कम्युनिकेट कराने में एक सेल से दूसरे सेल में भी ये काम करते हैं आपके। तो आपके जो प्रोटीन होते हैं दो तरीके के थे, इंटीग्रल, पेरिफेरल। इंटीग्रल जो आपके होते हैं, जो आपके इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, ठीक, जो कि अंदर पाए जा रहे हैं, वो भी आपके दो तरीके के होते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन भी आपके दो तरीके के होंगे। ठीक है, अभी हमने इतना पढ़ा, सिर्फ अभी इतना वाला पढ़ा था अभी मैं पोर्शन। अब इंटीग्रल प्रोटीन है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पार्शियली एम्बेडेड, एक होता है फुल्ली एम्बेडेड। पार्शियली एम्बेडेड जो कि थोड़ा सा अंदर होगा, फुल्ली एम्बेडेड यानी कि पूरी की पूरी लेयर में पाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो ये है हमारा पार्शियली एम्बेडेड, रेड वाला जो है अंदर है। ठीक है, येलो वाले तो आपके बाहर ही दिख रहे हैं। ठीक, रेड वाला जो है आपका अंदर है, ये क्या है, पार्शियली एम्बेडेड है। ठीक है, पार्शियली एम्बेडेड। लेकिन फुल्ली एम्बेडेड जो होता है, इस तरीके से आपको दिखा रखा है मैंने, फुल्ली एम्बेडेड, ये पूरा का पूरा लेयर के अंदर पाया जा रहा है। ठीक, ये किस तरीके से काम करते हैं, एक तरीके के आपके चैनल या फिर टनल की तरह काम करते हैं, चैनल या फिर टनल की तरह काम करते हैं। अगर कोई चीज सेल मेम्ब्रेन पास नहीं कर रहा, अलाउ नहीं कर रहा, सिलेक्टिवली परमिएबल है ना सेल मेम्ब्रेन, कोई चीज सेल मेम्ब्रेन पास करने के लिए अलाउ नहीं कर रही, तो वो क्या होगा, इसके थ्रू, इस जो आपके फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन है इसके थ्रू आपके पास होएगी। ये प्रोटीन क्या करवाएगा, कोई चीज इस प्रोटीन के थ्रू फिर पास होके अंदर चली जाएगी। ठीक है, अगर किसी को सेल को चाहिए कोई चीज तो। ठीक है, और बाकी जो ऊपर वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये वाले पेरिफेरल प्रोटीन, वो किस तरीके से काम करते हैं, एंजाइम की तरह, सेल रिसेप्टर की तरह, सेल एडहेशन की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, ये सारा काम होता है इसका। अब नेक्स्ट आप देखो लिपिड वाला पार्ट। लिपिड में आपका क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक, तो ये दोनों चीजें बच गई। लिपिड वाला ये हो गया कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन आपका कार्बोहाइड्रेट वाला। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल गिव मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड मेंटेन फ्लूइडिटी। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको स्टेबल बना के रखता है। ठीक है, स्थिरता देता है और फ्लूइडिटी बना के रखता है, यानी कि तरलता बनाए रखता है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, दीज एक्ट एज सेल आइडेंटिटी मार्कर्स, सेल रिकॉग्निशन की तरह काम करते हैं ये। ठीक है, सेल को रिकॉग्नाइज कराने के लिए रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, एंजाइम्स की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके बेसिकली जो एंजाइम सेल रिसेप्टर्स हैं, ये सेल रिसेप्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ आपका जो, अगर वो जुड़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अगर आपका अटैच हो गया, ठीक, तो वो आपके तरीके बेसिकली क्या बना रहा है, आपका ये आइडेंटिटी बना रहा है कि आप सेल को पहचान पाए, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो सेल को पहचान पाए, या एक सेल दूसरे सेल को पहचान पाए। सेल को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है ये, सेल को पहचानने में हेल्प करता है ये। ठीक, तो फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस अंदर आएगा सेल के या बाहर जाएगा, किसके थ्रू होके जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए होके जाएगा। सेल मेंटेन सेल शेप एंड प्रोटेक्शन, सेल का आकार हो गया, सुरक्षा बनाए रखना, ये सारा काम किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है।
हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन, कोशिकाओं के बीच संचार में मदद करता है। कंटेन रिसेप्टर फॉर हॉर्मोन्स एंड सिग्नल्स, ये क्या करता है, इसमें बेसिकली हार्मोन और संकेतों के लिए रिसेप्टर रखते हैं। बेसिकली आपको जो रिसेप्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, जो कि हार्मोन और कोई भी सिग्नल को आने में या फिर ले जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई हार्मोन किसी सेल पे जाके काम करना है किसी हार्मोन को, तो वो सेल पे जाके काम कैसे कर पाएगा, जब तक उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा वाला सेल है। ठीक, अब देखो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, आपका किस सेल मेम्ब्रेन के अंदर या फिर एक सेल से दूसरे सेल मेम्ब्रेन में, सेल में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या फिर सेल में बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, वो चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर जब ट्रांसपोर्ट होगा तो दो तरीके से होता है, एक होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी कि नो एनर्जी नीडेड, इसमें हमको कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसमें हमको कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। दूसरा क्या होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव में एनर्जी लगती है, जरूरी होती है एक्टिव में एनर्जी, लेकिन पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन से, ऑस्मोसिस से और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन से, इसमें तीन आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस करवा के और फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन करवा के। ठीक है, दूसरा क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी चाहिए होगी, इसमें तीन चीजें आएंगी, सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ये तीन चीजें इसके अंदर आती हैं, अभी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज कैसे आ रही है कैसे जा रही है, सेल मेम्ब्रेन से बाहर तो कैसे जा रही है आ रही है। सबसे पहले आप देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट, कोई एनर्जी इसमें नहीं चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चीजें मूव होंगी। जैसे आपका ये कोई कंटेनर है, इसमें आपका कोई सेल पड़ा हुआ है, जो आपका कंटेनर है इसमें आपकी किसी चीज की मात्रा ज्यादा है, सेल के अंदर कमी है, तो इसमें से जो मात्रा ज्यादा होगी वो इसमें मूव हो जाएगी, तो आपका सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या हो रहा है कि जो पानी है उसकी मूवमेंट होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी की मूवमेंट होगी। तीसरा क्या है अपना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में क्या होगा, आपके जो कैरियर होते हैं या फिर चैनल प्रोटीन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था लंबे लंबे से जो प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो आपके पिंक कलर के दिखाए थे सेल मेम्ब्रेन में, जो पूरे एम्बेडेड होते हैं, फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन, ठीक, इंटीग्रल प्रोटीन के अंदर, तो जो भी अपने फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं वो सारे के सारे उनके थ्रू आपका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटी की हेल्प से फैसिलिटी ले रहे हैं, फैसिलिटी कौन सी ले रहे हैं, चैनल की फैसिलिटी ले रहे हैं, ठीक है, कैरियर की फैसिलिटी ले रहे हैं, तभी इसका नाम आ गया फैसिलिटेटेड। ठीक, इस तरीके से समझो। नेक्स्ट आप देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, अपना एनर्जी चाहिए हो रही है अपने को। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, तीन चीजें आएंगी, सोडियम पोटेशियम पंप, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। सोडियम पोटेशियम पंप, इसमें क्या हो रहा है, मूव्स सोडियम आउट एंड पोटेशियम अंदर यूजिंग एटीपी। तो आपका जो सेल है इसके अंदर क्या होगा, जो सोडियम है वो अपना बाहर चले जाएगा, ठीक, और जो आपका पोटेशियम है वो आपका अंदर आ जाएगा। ठीक, किसकी हेल्प से, एटीपी की हेल्प से, इसमें जो आपकी जो एटीपी है वो यूज हो रही है। ठीक है, एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है इसमें। दूसरा प्रोसेस क्या है, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, सेल टेक्स मटेरियल इनसाइड वाया वेसिकल्स, जो वेसिकल्स होते हैं उसकी हेल्प से जो सेल होता है वो किसी चीज को ले लेता है, अंदर कंज्यूम कर लेता है। ठीक, टाइप्स जैसे कि फैगोसाइटोसिस, सेल ईटिंग हो गया, पिनोसाइटोसिस हो गया, सेल ड्रिंकिंग हो गया। ठीक, ये इसके टाइप्स होते हैं। एंडोसाइटोसिस में दो चीजें आती हैं, आपका फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल कुछ खा रहा है, पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल कुछ पी रहा है। दूसरा होता है एक्सोसाइटोसिस, सेल सेंड्स मटेरियल आउटसाइड। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, एंडो में सेल कुछ ले रहा था, एक्सो में सेल कुछ बाहर दे रहा है, तो सेल जो हो रहा है कुछ मटेरियल बाहर की तरफ भेज रहा है, सेल से बाहर भेज रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इन तीनों ही प्रोसेसेस में एनर्जी का इस्तेमाल होता है, एटीपी का इस्तेमाल होता है।
अब आप देखो इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन यानी कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल से कैसे कम्युनिकेट करता है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे बातचीत करता है। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये दोनों आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं वो देखते हैं। सेल कम्युनिकेट टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एंड होम्योस्टेसिस। जो सेल होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं, क्यों करते हैं? कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि वो कोऑर्डिनेट कर पाए एक दूसरे से और होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पाए। कम्युनिकेशन अकर थ्रू, जी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस तरीके से होता है, कैसे होता है जी? तो सबसे पहले इसके अंदर है केमिकल सिग्नलिंग। केमिकल सिग्नलिंग यानी कि सेल जो है वो केमिकल रिलीज करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। कौन कौन से केमिकल? जैसे कि आपका हार्मोन्स हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, साइटोकाइंस होगा, ये सारे केमिकल्स रिलीज करके सेल एक दूसरे सेल से बात कर रहा है। रिसेप्टर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, सेल रिस्पॉन्ड व्हेन सिग्नल बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर। जो सेल होगा वो रिस्पॉन्ड कब करेगा, मतलब कि रिस्पॉन्स कब करेगा? जब भी कोई सिग्नल जो होगा वो बाइंड होगा किसी रिसेप्टर के साथ, तब जाके सेल आपका रिस्पॉन्ड करेगा। रिसेप्टर मेडिएटेड कम्युनिकेशन यानी कि रिसेप्टर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। गैप जंक्शंस, जो आपके सेल्स होते हैं उसके बीच में कुछ गैप जंक्शंस होते हैं, या जैसे आप ये देखो ये गैप जंक्शन है, ठीक है, ये क्या है? गैप जंक्शन है। तो इसके थ्रू होगा, इसके थ्रू ना बेसिकली जो आयंस होते हैं वो डायरेक्टली मूव कर पाते हैं। इसके बीच में जो आयंस होते हैं वो जो आयंस जो होंगे वो डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल के बीच में मूव कर पाएगा गैप जंक्शन के थ्रू। ठीक है, अलग अलग जंक्शंस होते हैं इसमें, जैसे कि गैप जंक्शन हो गया, टाइट जंक्शन हो गया, एडहेरेंस जंक्शन हो गया, काफ़ी सारे सेल जंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये सारे अपने डेस्मोसोम्स वगैरह, ये सारे के सारे अपने सेल जंक्शंस ही हैं। तो इनके थ्रू भी सेल आपके कम्युनिकेट करते हैं। चौथा आप देखो साइनेप्टिक कम्युनिकेशन। साइनेप्टिक कम्युनिकेशन, न्यूरॉन सेंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल्स सेंड करते हैं। ठीक, साइनेप्टिक, साइनेप्स कहाँ पे होगा? अपना न्यूरॉन्स में होता है, तो उससे आप याद रख सकते हो। ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन, ये दो वर्ड क्या होते हैं? ऑटोक्राइन का मतलब क्या है? सेल सिग्नल इटसेल्फ, सेल जो होगा वो अपने आप को सिग्नल देगा, ऑटो खुद के लिए। पैरा मतलब कि साथ वाले, नियर बाय सेल्स। ठीक, सिग्नलिंग है, सिग्नल दे रहा है, ऑटो मतलब खुद को दे रहा है, ठीक, पैरा में साथ वालों को दे रहा है। अब आप आ जाओ साइटोप्लाज्म में। सेल मेम्ब्रेन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखो क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक, अगर सेल मेम्ब्रेन समझ में आओ ना आपको, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना अपना प्यारा सा। ठीक, तो देखो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस। ठीक, मतलब कि आपको गाढ़ा भी नहीं लगेगा और बिल्कुल पानी की तरह भी नहीं लगेगा, आपका सेमी फ्लूइड होगा ये। प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, जो कि किसके बीच में पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये अपना न्यूक्लियस हो गया। इन दोनों के बीच में जितना भी पोर्शन होगा ना, ये सारा का सारा, जितना भी अपना ये पोर्शन है सारा का सारा, ये सारा का सारा क्या है? अपना साइटोप्लाज्म। ठीक, इट इंक्लूड्स साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स, साइटोस्केलेटन। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? साइटोसोल होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, साइटोस्केलेटन होते हैं। ठीक है, अभी साइटोप्लाज्म के अलावा आपको बाकी चीजें बताऊंगा, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये सब चीजें भी आपको बताऊंगा, सबके बीच में डिफरेंस बताऊंगा एक एक वर्ड के बीच में। ठीक, तो वीडियो देखते रहो बस आप। इट इंक्लूड्स साइटोसोल, इसमें क्या होगा? साइटोसोल आएगा, ऑर्गेनेल्स आएंगे और साइटोस्केलेटन आएगा। अभी देख लेंगे क्या क्या चीजें होती हैं सब। साइटोप्लाज्म हैज अ कोलाइडल स्ट्रक्चर, सेमी लिक्विड और सेमी जेल। साइटोप्लाज्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? सेमी लिक्विड हो सकता है या फिर सेमी जेल टाइप आपको देखने को मिल सकता है ये। इट बिहेव्स लाइक अ सोल, सोल मतलब कि फ्लूइड की तरह आपको बिहेव करेगा, मतलब कि दिखाएगा कि ये एक तरीके का फ्लूइड है, या फिर जेली जैसा थिक भी आपको देखने को ये मिल सकता है। किस पे डिपेंड करेगा? ये सेल की एक्टिविटी पे, कि आपका जो साइटोप्लाज्म होगा वो बिल्कुल पतला दिखेगा आपको या फिर जेल की तरह देखने को मिलेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? सेल की एक्टिविटी पे, सेल जैसा व्यवहार करेगा। तो कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मैंने आपको बताया था सेल साइटोप्लाज्म के अंदर आपके ये तीन चीजें होती हैं, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन। अभी देख लेते हैं। तो साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन। तो साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का फ्लूइड वाला, तरल वाला पार्ट होता है आपका साइटोसोल, इन विच ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर बाकी सारे ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इट कंटेन वाटर,
आयंस, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? पानी हो गया, आयंस हो गए, सोडियम पोटेशियम ये सब, एंजाइम्स हो गए, जितने भी सेल के अंदर एंजाइम्स हुए हैं, सारे सारे जो भी आपके जितने भी ऑर्गेनल्स बना रहे हैं वो सारे एंजाइम्स बना के उसमें ही छोड़ रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही। आपका न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो भी हम खा पी रहे हैं सेल के अंदर जा रहा है, वो सब न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में ही जा रहा है। प्रोटीन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो सबका सब आपका साइटोप्लाज्म में ही जा रहा है। तो बेसिकली वो क्या, साइटोप्लाज्म बेसिकली कहाँ पे जा रहा है? आपके साइटोसोल में जा रहा है। साइटोसोल क्या है? फ्लूइड वाला पोर्शन है आपके साइटोप्लाज्म का। ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स यानी कि क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स आपके स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन इन द सेल, जो कि सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सब। साइटोस्केलेटन, ये क्या होता है? साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट। ये क्या है? प्रोटीन फिलामेंट होती हैं, ठीक है, जैसे जैसे पतली पतली या फिर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है इनका, ठीक है। फिलाम ये पढ़ाऊंगा अभी आपको, 3 तरीके की होती है ये। तो प्रोटीन फिलामेंट हो गया, उसका ये नेटवर्क है एक तरीके का, जो कि सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। ये क्या करता है? सेल की शेप को मेंटेन करके रखता है। आपका सेल के अंदर कोई चीज मूव होनी है तो वो भी साइटोस्केलेटन के थ्रू मूव होगी, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगी, स्टेबिलिटी देगी, बहुत सारा काम होता है इसका। अब देखो आप रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म। आपका जो साइटोप्लाज्म है ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये बाहर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आपका सारा सारा ये साइटोप्लाज्म है, ठीक। अब आपको सिर्फ बता रहा हूं मैं ऐसे, इस तरीके से मान लो बीच में आपका न्यूक्लियस भी होगा, ठीक। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, उसका 3 रीजन होते हैं, 3 जगह होती हैं, ठीक है, 3 क्षेत्र होते हैं। तो एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म और मीजोप्लाज्म, ठीक। एक्टो मतलब कि जो बाहर वाला, बिल्कुल बाहर आपको देखने को मिल रहा है ब्लू कलर से, वो सारा सारा क्या है? एक्टोप्लाज्म। दूसरा क्या है? एंडोप्लाज्म। एंडो मतलब कि जो आपको अंदर देखने को मिलेगा, और इन दोनों के बीच में जो होगा हल्का सा बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा मीजोप्लाज्म, ठीक। ये 3 इसके रीजन्स होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के। तो एक्टोप्लाज्म क्या है? एक्टोप्लाज्म इज द आउटर क्लियर नॉन ग्रैन्युलर लेयर ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? भारी होता है, बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें कोई भी ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी वही लेयर होती है साइटोप्लाज्म की। ये क्या करता है? रिजिडिटी देता है, कठोरता देता है, और हेल्प्स इन शेप एंड मूवमेंट ऑफ द सेल। साथ साथ जो आपका सेल है उसको मूव करने में, उसके आकार मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फाउंड स्पेशली इन अमीबा, माइक्रोफेज एंड मोटाइल सेल्स। जो हमारे अमीबा होते हैं, हमारे तो नहीं होते, बाहर जो आप देखोगे स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा ना टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर, कुछ भी आपका वो अमीबा हो गया, ठीक है। मैक्रोफेजेस हो गए जो हमारे टिश्यूज के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक। मोटाइल सेल्स हो गए, उन सब में आपको ये देखने को मिलेगा एक्टोप्लाज्म। दूसरा आपका आता है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म इज द इनर ग्रैन्युलर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये कैसा होता है? अंदर वाला एंडोप्लाज्म, ये आपका जो अंदर वाला पोर्शन है, येलो वाला ग्रैन्युलर पोर्शन होता है। इसमें क्या होगा? आपको ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, इस तरीके से आपको इसमें ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। इनर ग्रैन्युलर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का। इट कंटेन मेजर ऑर्गेनल्स, इसके अंदर मेजर ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं मेजरली इसी एंडोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक एंड सिंथेटिक एक्टिविटी। सेल के मेटाबॉलिज्म में, और कोई भी चीज बन रही है, ठीक, तो क्योंकि ये सब चीजें बनाएंगे, कुछ भी बना रहे हैं तो वो सब चीजें इसी जगह पे बनती हैं। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? आपका एंडोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आप आ जाओ मीजोप्लाज्म में। मीजोप्लाज्म इन दोनों के बीच में पाया जाता है, रेफर टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म बिटवीन एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। सेंट्रल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जो कि एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म के बीच में पाया जाएगा। इट एक्ट एज ट्रांजिशन जोन। ये क्या किस तरीके से काम करता है? एक तरीके का ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेगा फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है। कोई सब्सटेंस को मूव होना है एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म में, तो उसके मूवमेंट के लिए एक तरीके का ट्रांजिशन जोन की तरह काम करेगा। इट हेल्प्स इन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में भी हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब कि आपका जो सेल है, सेल आपके सेल के अंदर का सारा सारा सब्सटेंस मूव हो रहा है, सेल जो है सेल के अंदर का सारा सारा सब्सटेंस मूव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग।
तो उसमें ये हेल्प करता है आपका मेसोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की ये अपने 3 रीजन्स होते हैं। अब आपको बताता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या है? सेल का लिविंग कंटेंट होता है, इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक, या फिर आप बोल सकते हो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। इसको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस, बात एक ही है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जो फ्लूइड या फिर जो मैट्रिक्स न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो पाता था, मिलता था अपने को, उसको हम क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म। जो चीज न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इट कंटेन क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस, एंजाइम्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? क्रोमेटिन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, एंजाइम्स देखने को मिलेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स देखने को मिलते हैं। इट सपोर्ट्स डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन को सपोर्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को सपोर्ट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि डीएनए से आरएनए बनाएगा। ठीक, ये सारा काम होता है। ये सब चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। ठीक, अब देखो इसके बाद अब न्यूक्लियस। ठीक, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। आपका न्यूक्लियस जो होता है इसको हम बोलते हैं कैरियोन। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? हम कैरियोन के नाम से जानते हैं। ठीक, न्यूक्लियस या फिर कैरियोन। जो न्यूक्लियस आपका होता है वो किससे आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड क्या है अपना? कैरियोन। ठीक, कैरियोन का मतलब क्या होता है? अपना कर्नल होता है। कैरियोन का मतलब क्या होता है? अपना कर्नल या फिर कोर। तो आपका जो सेल होता है, सेल की जो बिल्कुल कोर है वो क्या है? बिल्कुल केंद्र जो है वो क्या है? केंद्र बोल लो या फिर बीज बोल लो, वो है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोन का मतलब यही होता है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द और ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर के नाम से भी जानते हैं या फिर सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। हमारी बॉडी का कोई भी डिसीजन है हम कैसे कर रहे हैं? हमारे ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं। ऐसे ही सेल के अंदर सारे डिसीजन मेन कौन लेता है? अपना न्यूक्लियस लेता है। सेल का बिल्कुल ब्रेन है आपका ये। ठीक है, बिल्कुल ब्रेन है आपका सेल का ये। इट रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज लाइक मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ, डिवीजन। इन सब चीजों को ये रेगुलेट करेगा, इन सब चीजों को ये कंट्रोल करेगा। इट स्टोर्स द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ऑफ द सेल। ये क्या करता है? जो हमारा सेल का डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको ये स्टोर करके रखता है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें देखो आपके काफी सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक चीज करके पढ़ते रहेंगे हम। ठीक, सबसे पहले आप देखो न्यूक्लियर एनवेलप। जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन होगा। एक होगा अपना आउटर मेम्ब्रेन, एक होगी इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो भारी वाली मेम्ब्रेन होती है उसके साथ क्या होगा? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। ठीक, इस मेम्ब्रेन के साथ में आपका देखने को मिलेगा कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच हो रखा है। ठीक, इसमें मैं डॉट डॉट से लगा दूं तो ये रफ बन जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसके साथ डायरेक्टली आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रखा होता है। बोथ मेम्ब्रेन्स आर अबाउट 7 नैनोमीटर थिक। दोनों ही मेम्ब्रेन लगभग 7 नैनोमीटर मोटी होती हैं। अब बात करें हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस की, कि पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है? एक मेम्ब्रेन और दूसरी मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन है ना, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। जैसे ये स्पेस हो गया दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस, स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन। ठीक, ये स्पेस कितना होता है? लगभग 20 से 40 नैनोमीटर का ये स्पेस होता है। ठीक है, 20 से 40 नैनोमीटर। फिर आप देखो न्यूक्लियर पोर। ये जो मेम्ब्रेन होती है ना वो डायरेक्टली एक दूसरे से डायरेक्टली बिल्कुल ऐसे नहीं है, बीच में इनके पोर भी मिलेगा। बीच में आपको इन मेम्ब्रेन के बीच में छेद भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर न्यूक्लियस से कोई चीज बाहर जानी है, कोई चीज अंदर आनी है, तो कैसे आएगी? इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू होके आएगी। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर आर द ओपनिंग्स दैट अलाउ मूवमेंट ऑफ आरएनए, प्रोटीन एंड मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। कोई चीज न्यूक्लियस से अंदर बाहर जानी है
जैसे कि आपका आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ भी हो गया, मॉलिक्यूल वगैरह, वो सब कैसे जाएंगे आपके इन ओपनिंग के थ्रू, इन पोर्ट्स के थ्रू ही होते हुए जाएंगे। जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, ये सारे क्या है, अपने न्यूक्लियर पोर होते हैं। दे प्रोवाइड सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन्स। ये आपके सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाते हैं चीज़ों को, जो कि कौन कंट्रोल करेगा, हमारा प्रोटीन कंट्रोल करेगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ अंदर बाहर जानी है, प्रोटीन्स को कंट्रोल कर रहे थे, ऐसे ही यही प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ बाहर जाएगी, क्या चीज़ अंदर आएगी, वो चीज़ भी आपका यही चीज़ कंट्रोल करेगी। न्यूक्लियर पोर्स में आपके जो प्रोटीन्स हैं वही चीज़ें कंट्रोल करेंगे। देन आप देखो न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना, इसके नीचे आप ये हरा सा देख रहे हो, बिल्कुल छोटा सा हरा सा, बिल्कुल लाइट दिखेगा आपको, ये क्या होता है, अपने लैमिना होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। जस्ट बीनीथ द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे आपको न्यूक्लियर लैमिना देखने को मिलेगा। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम क्वारियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर का जितना भी हिस्सा हुआ ना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अभी आपको बताया मैंने, साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर जितना भी हिस्सा होगा सारा सारा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो भी होगा सारा सारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रोटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसको हम कैरियोप्लाज्म बोलते हैं। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है, अंदर पाया जाने वाला अर्धद्रव पदार्थ होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट कंटेन एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये सब चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आप देखो क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन क्या है, डीएनए रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन क्या है, आप ये देखो, इसमें आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा पहले, ये आपने पहले स्ट्रक्चर देखा होगा, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इसी क्रोमोसोम को अगर हम खोलें, ये किससे बना हुआ है, धागे से बना हुआ है, थ्रेड से बना हुआ है, इसको हम खोलें तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटिन बोल देंगे। तो वही क्रोमेटिन हम देख रहे हैं। क्रोमेटिन क्या है, इस तरीके का धागा टाइप मान लो आप, ठीक है, ये आपका क्या है, धागा है। ये जो क्रोमोसोम है ना एक्स वाला, इसको हमने खोला तो आपका धागा निकल गया, ये क्या है, अपना क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन एक तरीके का डीएनए होता है, इसको हमने धागे को और खोल के देखा तो आपका ये डीएनए निकला, ठीक। तो ये क्या होता है, डीएनए होता है जो कि रैप हो रखा है, घिरा हुआ है आपके हिस्टोन प्रोटीन से। ये आप देख रहे हो गोल गोल से क्या है अपने, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक। ये गोल गोल से क्या है अपने, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड आपका इस तरीके से आपका जो जो धागा है, क्रोमेटिन है, ये आपका डीएनए है वो लपेटा हुआ है, ठीक। अपीयर एज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल धागे की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दो तरीके के होते हैं ये आपके क्रोमेटिन, एक होता है अपना यू क्रोमेटिन, एक होता है अपना हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन कैसा होता है, लाइट होता है और एक्टिव होता है। हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, डार्क होता है और इनएक्टिव होता है। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हो, यू क्रोमेटिन आपको रेड कलर से देखने को मिल रहा है, ये कैसा होता है, लाइट होता है, ठीक। और हेट्रोक्रोमेटिन कैसा होता है, डार्क होता है, ठीक है। तो इसमें आप इतना ही जान लो, दो तरीके के होते हैं क्रोमेटिन्स। देन आप देखो क्रोमोसोम्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। जब भी सेल डिवीजन होगा तो आपका जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होने लग जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल जो है, जो धागा है सेल का, वो कंडेंस होने लग जाएगा, डीएनए होगा वो कंडेंस होने लग जाएगा, और वो क्या बना लेगा, एक तरीके का क्रोमोसोम बना लेगा। क्या बना लेगा, ये आपका क्रोमोसोम है, ये बन जाएगा कंडेंस होके, ठीक। ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर, आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर होते हैं, 23 फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम कंटेन अ सेंट्रोमर, क्रोमेटिड, टेलोमर एंड आर्म्स। हर एक क्रोमोसोम में ये चारों चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपका सेंट्रोमर हो गया, एक बीच में आपको ऑरेंज कलर से देखने को मिल रहा है, ये कि अपना सेंट्रोमर है। टेलोमर देखने को मिलेंगे, टेलोमर कितने होंगे, 4 होंगे। ये टेलोमर क्या होता है, एक तरीके की कैप्स होती हैं, 1 2 3 4, जो कि क्रोमोसोम को एक तरीके के ढकने की तरह काम करती हैं ये, ठीक है। और 2 क्या होती हैं इसकी, आर्म्स होती हैं, एक शॉर्ट आर्म और 2 लॉन्ग आर्म। जैसे हमारे हाथ पैर होते हैं ना, ऐसे ही इसमें आर्म्स होती हैं, लेकिन इसमें नीचे पैर नहीं होंगे, नीचे वाले को लॉन्ग आर्म बोल देंगे, ऊपर वाले को शॉर्ट आर्म बोल देंगे। 2 2, ठीक। और इसके अंदर जो धागा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, क्रोमेटेड बोल देंगे। बस ये सारी चीजें होती हैं इसके क्रोमोसोम के अंदर। अब नेक्स्ट आप देखो क्रोमोसोमल टेरिटरी। क्रोमोसोमल टेरिटरी क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस ईच क्रोमोसोम स्टेज इन स्पेसिफिक कंपार्टमेंट कॉल्ड क्रोमोसोमल टेरिटरी।
न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये, सेल का मत समझना। न्यूक्लियस के अंदर जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है। बीच में आपको आप और दिख रहा है, ये आपका न्यूक्लियोलस होता है, अभी ये भी बताऊंगा आपको। तो ये आपका ये क्या है, एक टेरिटरी हो गई। ये क्या है, एक टेरिटरी है, ठीक। ये आपकी एक टेरिटरी होती है, ठीक है। ये आपकी एक टेरिटरी है, ये आपकी एक टेरिटरी है। तो हर एक क्रोमोसोम जो है वो एक टेरिटरी में पाया जाता है। हर एक क्रोमोसोम एक अपने कंपार्टमेंट में पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल टेरिटरी कहते हैं। और ये जो टेरिटरी होती है वो इंटर क्रोमोसोमल डोमेन से सेपरेट होती है। ये जो टेरिटरी है इसको कौन सेपरेट करके रखता है, कौन अलग अलग करके रखेगा, इंटर क्रोमोसोमल डोमेन इसको अलग अलग करके रखेंगे, ठीक है। यानी कि जो दीवारें हैं, जो डोमेन है, जैसे एक कमरा दूसरे कमरे से सेपरेट है, तो कैसे सेपरेट है, इस दीवारों की ईंटों से, ठीक है। ईंट की दीवार जो बन रखी है उससे, तो वो क्या है, अपनी इंटर क्रोमोसोमल डोमेन है। दिस हेल्प्स इन एक्यूरेट ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। इससे बेसिकली क्या हो पा रहा है, आपका न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, अच्छे से रेप्लिकेशन कर पाएगा, ठीक है। ये सारा काम करने के लिए आपका ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में होते हैं। अब आप देखो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ये जो आपको अंदर काला काला दिख रहा है ना, ये क्या अपना न्यूक्लियोलस है। इसके बारे में समझते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज अ डेंस, कैसा होता है, डेंस होता है, गाढ़ा होता है, डार्क होता है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। डेंस होगा, गाढ़ा होगा, डार्क होगा, डार्क होता हमने काला ही कर दिया बिल्कुल। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। इट फॉर्म्स आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट। ये क्या करता है, आरएनए बनाता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है, कौन, न्यूक्लियोलस। और राइबोसोमल सब यूनिट भी बनाता है, जो कि आपकी बाद में जाके आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगी, फिर गोल्गी बॉडी में जाएंगी, फिर राइबोसोम्स में जाएंगी, वहां पे असेंबल होंगी। तो ये सारा काम होता है। लेकिन राइबोसोमल सब यूनिट बन कहाँ पे रही है, वो बन रही है अपने न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक है। आरआरएनए कहाँ बन रहा है, न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहा है। ये मेन काम है न्यूक्लियोलस का, सबसे मेन काम है, ठीक है। और दूसरा जेनेटिक मटेरियल वाला, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। सेल विद हाई प्रोटीन सिंथेसिस हैव अ लार्ज न्यूक्लियोलस। जिन सेल्स के अंदर आपको प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होती है, जिन सेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनका न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा होता है। जो सेल्स ज़्यादा प्रोटीन बनाते हैं उनका जो न्यूक्लियोलस का साइज होगा वो भी थोड़ा सा बड़ा देखने को मिल सकता है, ओके। अब देखो इनर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस। आपका जो न्यूक्लियोलस है, ये जो आपका न्यूक्लियोलस है, इसको हमने और बड़ा करके देखा, तो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये जो न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर होती हैं तीन मेन चीज। इसके तीन मेन स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। एक होता है अपना फिब्रिलर सेंटर, FC से दिखा रखा है मैंने, फिब्रिलर सेंटर बिल्कुल बीच में। फिब्रिलर सेंटर, इसमें क्या होता है, राइबोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। राइबोसोमल डीएनए यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा क्या है, डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट, DFC से दिखा रखा है, येलो कलर से दिख रहा होगा आपको, डेंस फिब्रिलर कंपोनेंट। यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन हैपन हियर। राइबोसोमल आरएनए का क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। ग्रैन्युलर कंपोनेंट, GC, आपको डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, ये सारे सारे क्या है, राइबोसोमल असेंबली होती है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ये सारे इसमें क्या होगा, इसमें ना आपके जो राइबोसोम्स बने हैं वो सारे सारे इधर असेंबल होते हैं ग्रैन्युलर कंपोनेंट में। ये सारे सारे ग्रैन्युल्स दिख रहे हैं ना, इनको आप राइबोसोम्स मान लो, ठीक। ग्रैन्युलर कंपोनेंट आपका होता है ये। तो ये तीन रीजन्स होते हैं, तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, ठीक। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियोलस या फिर न्यूक्लियस के साथ आपका क्या रिलेशन है। ये आपका न्यूक्लियस है, इसके साथ में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, रफ वाला। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका क्या रिलेशन है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो रखी होती है। राइबोसोम्स फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस, जो भी राइबोसोम्स जो हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बन रहा था ना, वो आपके न्यूक्लियोलस में जो भी बनेगा वो सारा का सारा मूव होकर कहाँ पे जाएगा, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला जाएगा। मूव टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, ताकि आपका प्रोटीन बन पाए। जो राइबोसोम्स बने हैं उस राइबोसोम्स से आपका प्रोटीन बन पाए, उसके लिए सारा का सारा जो भी चीजें बन रही हैं वो सब के सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चली जाएंगी, ओके। तो फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। जैसे कि आपका DNA हो गया, उसको स्टोर करेगा। न्यूक्लियस स्टोर द एंटायर जेनेटिक कोड फॉर द ऑर्गेनिज्म।
आपका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरा पूरा जेनेटिक कोड को स्टोर करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर एक का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अलग अलग होगी, हर एक का जेनेटिक कोड अलग होगा। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाना। फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, न्यूक्लियस कंट्रोल विच जीन इज इनएक्टिव और विच इज जीन इज इनएक्टिव। कौन सा जीन एक्टिव होगा, कौन सा जीन इनएक्टिव होगा, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। राइबोसोम प्रोडक्शन, न्यूक्लियोलस जो होगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो काला वाला था न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर 3 चीजें थी, ठीक है, फिब्रिलर कंपोनेंट, जेलुलर कंपोनेंट, ये सब चीजें। तो राइबोसोम का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो वहां पे होगा। न्यूक्लियोलस फॉर्म्स आरआरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट। न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरआरएनए बनाता है और राइबोसोमल सब यूनिट भी बनाता है। आरएनए प्रोसेसिंग, आरएनए की प्रोसेसिंग करना साथ साथ, जैसे कि स्प्लाइस काटना, कैप करना, टेलिंग करना, आपके राइबोसोम की, ये सारा आरएनए की, ये सारा काम होता है। मैसेंजर आरएनए इज प्रोसेस्ड इनसाइड न्यूक्लियर स्पेकल्स बिफोर लिविंग। अगर डीएनए से एमआरएनए बना, अभी हमने देखा कि डीएनए से आपका मैसेंजर आरएनए बनता है। ये जो है मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बनने के बाद वो आपका कटेगा, फोल्ड होगा अच्छे से, टेलिंग वगैरह मैसेंजर आरएनए की उसके अंदर ही होगी, न्यूक्लियस के अंदर ही होगी, उसको छोड़ने से पहले, ठीक है, न्यूक्लियर स्पेकल्स के अंदर होती है। रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को रेगुलेट करेगा। न्यूक्लियस इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है म्यूसिस, एक होता है माइटोसिस। तो आपका जो सेल डिवीजन हो रहा है, वो जो सेल डिवीजन हो रहा है उसमें जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस इंश्योर करेगा जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों सेल्स में, दोनों डॉटर सेल्स में बराबर मात्रा में बटाएं। न्यू कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियस डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स दैट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस क्या करता है? एंजाइम की सिंथेसिस को मेंटेन करता है, डायरेक्ट करता है, बताता है कि आपका कौन सा एंजाइम बनना है ताकि वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर पाए, ठीक। तो ये सारे काम होते हैं आपके न्यूक्लियस के। तो अपना जितने भी अपने ये 3 मेन पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और अपना न्यूक्लियस, ये अपने कवर हो गया। अब हम देख लेते हैं सारे सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो देखो हम पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब से आपके चालू होंगे सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। अभी हमने सेल मेम्ब्रेन देख ली, साइटोप्लाज्म देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ईआर भी बोलते हैं। ईआर मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ, ठीक। अभी देख लेंगे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक, एंडो मतलब अंदर, प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क, यानी कि जाल, ठीक है। दोनों मिलकर क्या हो रहा है? टुगेदर इट मींस नेटवर्क इनसाइड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर का नेटवर्क, इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके जस्ट इधर से आपका क्या होगा? न्यूक्लियस खत्म हुआ और रखा होगा। न्यूक्लियस की ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। ये आपका इधर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चालू हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ये कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे ट्यूब्स और कुछ पतले पतले से चपटे से सैक्स, यानी कि पाउच। ये ट्यूब्स देख रहे हो, ये चपटे से पाउच देख रहे हो, सैक्स बोलेंगे इसको हम, SACS, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, जो कि पूरे पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्म मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके प्लाज्म मेम्ब्रेन तक पूरा पूरा फैला हुआ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, और साइटोप्लाज्म तक आपका ये देखने को मिलेगा। पूरे पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे प्लाज्म मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ होगा। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टर्ने। ये किससे बने होते हैं? इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हो रखे सिस्टर्ने, जिसको क्या हम बोलेंगे? सिस्टर्ने बोलेंगे। ये देखो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ये कनेक्शन हो रखा है, ये कनेक्शन हो रखा है, ठीक है, ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ये क्या है? अपने सिस्टर्ने है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्यूब्यूल्स भी हो सकते हैं, ये ट्यूब्यूल्स देखो आप, ये ट्यूब्यूल्स देख रहे हो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके अलावा कुछ वेसिकल्स भी होती हैं, ट्यूब्यूल्स से आपके ये वेसिकल्स भी निकलती हैं, इस तरीके से कुछ छोटी छोटी वेसिकल्स भी निकलती हैं, जिसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तीसरी फॉर्म होती है,
ठीक, एक होती है सिस्टर्न, एक होती है ट्यूब्स, एक होता है वेसिकल्स। ये सिस्टर्न हो गई, ये ट्यूब्स हो गई, ये वेसिकल्स हो गए। इट्स मेम्ब्रेन थिकनेस इज अबाउट 5 to 8 नैनोमीटर। इसकी मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, मोटाई कितनी होती है, 5 से 8 लगभग नैनोमीटर। इंटरनल कैविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड ल्यूमन। इसके अंदर की जो कैविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये है ल्यूमन। ये क्या है, ये है ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन का साइज रफ में कितना होगा, 20 से 30 नैनोमीटर, स्मूथ में कितना होगा, 60 से 70 नैनोमीटर। ये ल्यूमन का साइज होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये पेन है, ये पेन की रिफिल है, तो रिफिल किस जितनी मोटी होगी वो क्या होगा, ल्यूमन होगा। ठीक, तो फॉर्म्स या फिर शेप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या कितने फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं। तो 3 शेप होती हैं इसकी। एक होता है आपका लैमिनर फॉर्म यानी कि सिस्टर्ने फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है वेसिकुलर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं वेसिकल। और तीसरा होता है ट्यूबुलर फॉर्म यानी कि ट्यूब्यूल्स। ये इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले आप देखो सिस्टर्ने या फिर लैमिनर फॉर्म। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सैक्स लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हो भी येलो कलर से, ये सारे सारे क्या हैं, सिस्टर्ने हैं। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलते हैं सिस्टर्ने। सिस्टर्ने कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, चपटे होते हैं, प्लेट लाइक सैक्स अरेंज्ड इन स्टैक्स। प्लेट लाइक सैक्स, एक तरीके की प्लेट, जैसे पार्टी वगैरह में आप देखते होगे कि एक के ऊपर एक, घर में भी आप एक के ऊपर एक अगर ऐसे प्लेटें लगाते हुए चले जाओ तो इस तरीके से देखने को आपको ही मिलती हैं। ठीक है, स्टैक्स की तरह अरेंज हो रखे होते हैं, एक के ऊपर दूसरे रखे हुए होते हैं। ठीक, सिस्टर्नी होती हैं ये। फाउंड मेनली इन सिक्रेटरी सेल्स लाइक पेनक्रियास एंड ब्रेन सेल्स। जो सेल्स कुछ सिक्रीशन कर रहे हैं, जैसे कि पेनक्रियास के सेल्स हो गए, ब्रेन सेल्स हो गए, उनमें ये पाए जाते हैं। इनका डायमीटर कितना होता है, 0.1 से 3 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। वेसिकल्स की हम बात करें कि वेसिकल्स क्या होता है, ये देखो, ये देख सकते हो, ये वेसिकल्स हैं। ठीक है, वेसिकुलर फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होगी, स्मॉल होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, ओवल शेप के देखने को मिल सकते हैं ये। इसका डायमीटर कितना होता है, 25 से 500 नैनोमीटर। दे बड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन और लिपिड। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इससे एक तरीके का बड टाइप का बना लेंगे। ठीक है, ये आपका अलग हो जाएंगे और ये अलग होके ट्रांसपोर्ट होंगे। क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रोटीन जो बना उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, लिपिड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, अलग होकर। ठीक है, बर्ड ऑफ होकर, अलग होकर। ठीक, ट्यूबुलर फॉर्म, तीसरी फॉर्म जो है ट्यूबुलर फॉर्म, ये जो आप देख रहे हो, ये ट्यूब्स फॉर्म वाली फॉर्म हो गई। ये कैसी होती है, लंबी होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, शाखायुक्त होते हैं, इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। फाउंड मोस्टली इन नॉन सिक्रेटरी सेल्स। ये मेजरली किसमें पाई जाती हैं, नॉन सिक्रेटरी सेल्स में पाई जाती हैं। जैसे कि आपका मसल फाइबर्स हो गए, हमारी जो मसल फाइबर्स होती हैं धारीदार, स्टेरेटिन मतलब धारीदार मसल फाइबर्स जो होती हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 50 से 200 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, तो ये अपने 3 फॉर्म्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स, मैंने आपको बताया था 2 टाइप होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SCR। इनको देखते हैं। सबसे पहले आप देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस। उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, राइबोसोम्स अटैच हो रहे होते हैं, राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। इट अपीयर्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर, माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे तो आपको ये खुरदुरा दिखाई देगा। ठीक है, रफ दिखाई देगा। मेन फंक्शन क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। ठीक है, और स्मूथ का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी आपके। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का निर्माण करना, ये इसका काम है। प्रोटीन को प्रोसेस करना और फोल्ड करना। ठीक है, प्रोटीन को प्रोसेस करना और फोल्ड करना। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन इन वेसिकल्स, जो भी प्रोटीन बना उसको वेसिकल्स की फॉर्म में स्टोर करना। ठीक, उसको वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करना और साथ साथ उसको ट्रांसपोर्ट करना गोल्गी बॉडी को। अब इसके बाद हम गोल्गी बॉडी ही पढ़ेंगे, और जो प्रोटीन बना वो प्रोटीन बन के गोल्गी बॉडी के पास भेजना, वो सारा सारा काम किसका है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ठीक है, गोल्गी बॉडी तक पहुंचाना। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन बेस्ड ऑन मैसेंजर आरएनए इंस्ट्रक्शन। जो भी मैसेंजर आरएनए बोलेगा उसी बेसिस पे राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। मैसेंजर आरएनए बोला इस तरीके का प्रोटीन बनना है तो उसी तरीके का प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ठीक। अब आप देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इट हैज
नो राइबोसोम्स, इसके ऊपर कोई राइबोसोम अटैच नहीं होगा, इसकी सरफेस पे, इसकी सतह पर कोई भी राइबोसोम नहीं होते हैं। इट अपीयर स्मूथ अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको स्मूथ दिखाई देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन एंजाइम्स साइटोक्रोम P450, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, ठीक है, एमसीक्यू आया था एग्जाम में। साइटोक्रोम P450 एंजाइम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, सेल को डिटॉक्सिफाई करता है, साइटोक्रोम P450। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल सेल्स इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल्स के अंदर ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। मसल्स के अंदर आपको पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, उसका काम क्या था, प्रोटीन के साथ सारा काम करना। इसका काम क्या है, लिपिड्स को बनाएगा, स्टेरॉइड्स को बनाएगा, ठीक है, लिपिड और स्टेरॉइड्स का निर्माण करेगा। साइटोक्रोम P450 है तो वो क्या करेगा, जो भी हमारे सेल्स के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं, टॉक्सिन्स आ रहे हैं, जो भी जहरीले पदार्थ आ रहे हैं उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, जहरीले पदार्थ को डिटॉक्सिफाई करेगा। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा, कैल्शियम को स्टोर करेगा और रिलीज करेगा जब भी सेल को जरूरत होगी। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का लिपिड बनाएगा। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से, ठीक, अभी पढ़ाई है हमने, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेशन में भी आपका लिपिड जो होगा वो आपका इधर से ही आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, ठीक है, स्मूथ वाले से। तो ये सारा काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ वाले का। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंबाइंड फंक्शन देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन क्या होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एक तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स मेक प्रोटीन बेस्ड ऑन मैसेंजर आरएनए कोड, जैसे मैसेंजर आरएनए बोलेगा उस बेसिस पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम के जो राइबोसोम्स होंगे वो प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन देन एंटर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन, उसके बाद जब प्रोटीन बन जाएगा वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन जो है उसमें आएगा और फोल्ड होगा और मॉडिफाई होगा, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सिंथेसाइज करता है फोस्फोलिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को और स्टेरॉइड्स को। ये किस लिए यूज होता है, सेल मेम्ब्रेन के लिए यूज होता है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड से बनी हुई है तो वो इसमें यूज हो, इससे बनेगी, ठीक है, तो वो बनाएगा लिपिड। डिटॉक्सिफिकेशन, साइटोक्रोम P450 है, वो क्या करेगा, आपका डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा, अल्कोहल का, टॉक्सिन का, केमिकल्स का, ड्रग्स का, ये सारा का डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा ये एंजाइम, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, SCR में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम स्टोरेज एंड रिलीज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर कैल्शियम आयंस, ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को स्टोर करेगा और जब भी सेल को जरूरत होगी तब उसको रिलीज कर देगा, ठीक है, जब भी जरूरत होगी। एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल सिग्नलिंग, ये जो कैल्शियम होता है रिलीज करना, स्टोर करना, किस लिए जरूरी है, आपके मसल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सेल के सिग्नलिंग के लिए, ठीक है, एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल दे रहा है उसमें भी काम आता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू गोल्गी एंड अदर ऑर्गेनल्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। कहां पे ट्रांसपोर्ट करेगा जी, वो ट्रांसपोर्ट करेगा गोल्गी बॉडी को, ठीक है, और बाकी सेल ऑर्गेनल्स को, ओके। तो ठीक है, फिर अब हम गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोल्गी बॉडी को हम गोल्गी अपरेटस भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, गोल्गी बॉडी इज अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, इसके ऊपर क्या होगी, मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ये आपकी क्या है, गोल्गी बॉडी है, देख रहे हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, इसके साथ आपकी अटैच हो रखी है, ये क्या अपनी गोल्गी बॉडी है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके साथ आप ये देख रहे हो, ये सारी क्या है, ये गोल्गी बॉडी, इसके सारे पार्ट्स अभी देखेंगे हम, ठीक। तो गोल्गी बॉडी क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, इसके ऊपर क्या होगी, मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, मेम्ब्रेन बाउंड होगा ये। रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये किस लिए काम करता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉडिफाई करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पैक करने के लिए प्रोटीन को, जो भी प्रोटीन आया है, लिपिड आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको ये पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। गोल्गी बॉडी इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी, यूकैरियोटिक सेल, हमारे सेल, आपके सेल में सब में प्रेजेंट होगा, सिर्फ मैच्योर आरबीसी को छोड़ के। आरबीसी की प्रीवियस स्टेज में गोल्गी बॉडी देखने को मिलता है, मैच्योर वाले में, प्रॉपर एरिथ्रोसाइट में देखने को नहीं मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेंटर ऑफ द सेल, इसको हम पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट और सेंटर ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक। गोल्गी बॉडी वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी इन 1898, कैमिलियो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था, उसके बारे में बताया था।
ही ऑब्जर्व्ड इट फर्स्ट इन ऑल एंड कैट सेल्स, उन्होंने सबसे पहले किसमें देखा, जो उल्लू होते हैं और बिल्ली होती हैं उनके सेल्स के अंदर, उनकी कोशिकाओं के अंदर उन्होंने गोल्गी बॉडी सबसे पहले देखा। तो गोल्गी बॉडी इज मेड ऑफ फ्लैट कर्व्ड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए सिस्टर्ने, मेन वर्ड है, मेन फंक्शन यूनिट है गोल्गी बॉडी की। सिस्टर्ने कैसा, गोल्गी बॉडी क्या होता है, आपके चपटे पतले से कर्व्ड, आप ये देख सकते हो ये कर्व्ड थोड़े मुड़े हुए हैं, ये थोड़े से मुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, कर्व्ड होते हैं, चपटे होते हैं, मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ये छोटे छोटे से पाउचेस होते हैं, सैक्स होते हैं, ठीक, छोटे छोटे से पाउचेस थैलियों की तरह होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं। दीज सिस्टर्ने आर अरेंज्ड इन स्टैक्ड प्लेट्स, 4 से 8 स्टैक्स सब देखने को आपको मिल सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे प्लेट जैसे आप देखोगे एक के ऊपर एक प्लेट रख रखी है, ठीक। तो इस तरीके से आपके सिस्टर्ने अरेंज होते हैं स्टैक की तरह, ठीक, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं, और 4 से लेके 8 तक आपको परतें देखने को मिल सकती हैं, ठीक। जैसे इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 परतें हैं इसके अंदर, आपको 4 से लेके 8 तक देखने को मिल सकती हैं। द स्पेस बिटवीन द सिस्टर्ने इज नोन एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस। एक सिस्टर्ने और दूसरे सिस्टर्ने के बीच में आपको जो स्पेस देखने को मिलता है, जैसे कि आप ये देखो, ये एक सिस्टर्ने है, ये दूसरा सिस्टर्ने है, इन दोनों के बीच में ये स्पेस देख रहे हो, देख रहे हो, स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है, या फिर इंटरसिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और ये कितना होता है, लगभग 22 नैनोमीटर इसका स्पेस का साइज होता है। अब देखो पार्ट्स ऑफ गोल्गी बॉडी, जो गोल्गी बॉडी होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं मेन, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और वैक्यूल्स। एक एक करके सबको देखते हैं। सिस्टर्ने मैंने आपको अभी बताया है कि चपटे सैक्स होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन के और लिपिड के मॉडिफिकेशन के लिए। ये क्या करेंगे, जो ये प्रोटीन आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उसको मॉडिफाई करेंगे और मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, उसका मेन काम है मॉडिफिकेशन प्रोटीन और लिपिड्स का। सिस्टर्ने फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ गोल्गी अपरेटस। सिस्टर्ने क्या करता है, मेन स्ट्रक्चर यूनिट बनाता है गोल्गी अपरेटस की, ठीक है, गोल्गी अपरेटस की मेन स्ट्रक्चर आपकी यूनिट क्या है, सिस्टर्ने ही होती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनसाइड ईच सिस्टर्ने इज अ मैट्रिक्स वेयर एंजाइम्स आर प्रेजेंट। हर एक सिस्टर्ने के अंदर, ये आपका सिस्टर्ने है ना, तो हर एक सिस्टर्ने के अंदर आपके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एक मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। सिस्टर्ने जो है इसमें भी आप देखोगे 2 फेज होते हैं, तो हम देख लेते हैं हम 2 फेज ऑफ सिस्टर्ने या फिर पोलैरिटी ऑफ गोल्गी बॉडी, ठीक। तो इसमें 2 फेज होते हैं सिस्टर्ने के, एक आपका ये वाला फेस होगा, एक आपका ये वाला फेस होगा। तो देख लेते हैं, एक होता है अपना सिस फेस, दूसरा क्या होता है अपना, दूसरा होता है अपना ट्रांस फेस। सबसे पहले आप देखो सिस फेस, सिस फेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं। सिस वाला जो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पे होगा। सिस फेज लाइज टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होगा। इट रिसीव ट्रांसपोर्ट वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेनिंग न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल बनाई थी, तीसरा वाला जो उसका पार्ट था, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो वेसिकल बनाई, उस वेसिकल को ये रिसीव करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा, ठीक है। जो भी आपका न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन बना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो भी न्यूली फॉर्म्ड प्रोटीन बनाया वो इसको रिसीव कर लेगा, ठीक। ये होता है अपना सिस या फिर फॉर्मिंग फेज, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में होगा। दूसरा क्या हो गया अपना ट्रांस वाला फेज, मैच्योरिंग फेज बोलते हैं इसको हम, मैच्योरिंग फेज या फिर कॉनकेव फेज। ट्रांस फेज लाइज टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी शक्ल किस तरफ होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगी। इट रिलीजेस सिक्रीटरी वेसिकल्स फिल्ड विद मॉडिफाइड प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये क्या करता है, सिक्रीटरी वेसिकल्स को रिलीज करेगा। जैसे आप ये देखोगे, ये क्या है, अपने सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, ये आपके सिक्रीटरी वेसिकल्स को रिलीज कर रहा है, ट्रांस वाला फेज, ठीक, जिसमें क्या हो रखा है, आपका मॉडिफाई हो रखा प्रोटीन और लिपिड्स हैं। जो भी प्रोटीन सिस्टर्ने ने मॉडिफाई कराएगा, जो भी लिपिड सिस्टर्ने ने मॉडिफाई करा, वो सारे सारे किसके अंदर है, इस सिक्रीटरी वेसिकल्स के अंदर है। ट्रांस फेज वर्क लाइक द एग्जिट डोर ऑफ द गोल्गी बॉडी। ये किस तरीके से काम करता है, हमारी जो गोल्गी बॉडी है उसका एक तरीके का ये एग्जिट डोर होता है ट्रांस फेज, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो इसके बाद ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, सिस्टर्ने सारा सारा हो गया, इसके साथ देखोगे ना, ये जो सिस्टर्ने होते हैं ना, इसको अटैच करके रखते हैं ट्यूब्यूल्स, तो ये होते हैं अपने ट्यूब्यूल्स, इसको देख लेते हैं। ट्यूब्यूल्स आर ब्रांच्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कनेक्टेड टू सिस्टर्ने, जो कि सिस्टर्ने से कनेक्टेड होंगे। अगर एक सिस्टर्ने से दूसरे सिस्टर्ने के अंदर कोई सामान जाना है,
एक सिस्टर्न ने ये रहा, दूसरे सिस्टर्न ने ये रहा, इन दोनों सिस्टर्न से एक सिस्टर्न से दूसरे सिस्टर्न में कुछ सामान जाना है, कोई चीज़ें ट्रांसपोर्ट होनी है, कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होना है, तो वो इस ट्यूब्यूल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक, ट्यूब्यूल्स एक्ट लाइक इंटरनल पाइपलाइन फॉर मूवमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये क्या तरीके का काम करता है, ट्यूब्यूल्स जो हैं वो एक तरीके की पाइपलाइन की तरह काम कर रहे हैं। ट्यूब्यूल्स क्या है, पाइपलाइन है, ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स के लिए, जो कि लिपिड्स और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक सिस्टर्न से दूसरे सिस्टर्न में। डायमीटर कितना होता है इसका, 30 से 50 नैनोमीटर। वेसिकल्स की हम बात करते हैं। वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स आर स्मॉल स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड सैक। स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, स्फेरिकल शेप के होंगे, इसके ऊपर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप ये देख सकते हो, ये आपकी वेसिकल है, ये आपकी सिक्रेटरी वेसिकल, कोस्टल वेसिकल, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल, देखो सिस्टर्न से एडजस्ट बन रही है अभी। तो आपकी वेसिकल होती है, छोटी होती है, स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड सैक होता है, इसके में मेम्ब्रेन होगी, छोटा सा पाउच तरीके का आपको देखने को मिलता है। ये दे फॉर्म्ड एट द एज ऑफ द सिस्टर्न। सिस्टर्न जो है, ये सिस्टर्न है, इसकी जस्ट एज पे आपका ये बन रहा होता है, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल, एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट। और ये आगे जाके सिक्रीशन करवाएगी और ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स को। डायमीटर कितना होता है इसका, 20 से 80 नैनोमीटर। अब आ जाओ वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स आर लार्ज वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर। लार्ज वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल है, इसी वेसिकल को बड़ा कर दो तो आपका ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गया। ठीक, लेकिन इसके अंदर क्या होगा ना, वैक्यूल्स के अंदर कुछ ग्रैन्युलर मटेरियल भी होगा, कुछ आपका ये ग्रैन्युलर मटेरियल भी होगा, और यही वैक्यूल आगे जाके लाइसोसोम में बन जाए, कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वैक्यूल जो है, जो गोल्गी बॉडी से निकला, वही आपका आगे जाके प्राइमरी लाइसोसोम में बदल जाएगा। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी का काम क्या है, गोल्गी बॉडी का काम है प्रोटीन को मॉडिफाई करना, सबसे मेन काम, सॉर्ट करना और पैक करना। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन करके, फोस्फोराइलेशन करके, ये प्रोसेसेस होते हैं जिससे ये प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकिंग, गोल्गी अपरेटस जो है वो प्रोटीन को सॉर्ट करेगा, किसके बेसिस पे, उसके फंक्शन के बेसिस पे, और पैक करेगा वेसिकल्स में, जो आपकी वेसिकल्स हैं उसमें पैक कर देगा। लिपिड प्रोसेसिंग, गोल्गी मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट लिपिड थ्रू आउट द सेल। गोल्गी बॉडी क्या करता है, जो भी लिपिड है उसको प्रोसेस करना, मॉडिफाई करना और डिस्ट्रीब्यूट करना पूरे पूरे सेल के अंदर, ये सारा काम किसका है, गोल्गी बॉडी का है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जो आपका लाइसोसोम है उसको ही बनाएगा, जो आपका वैक्यूल है वो आगे जाके लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम में। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स स्टोर सब्सटेंसेस। सिक्रेटरी वेसिकल्स क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, जो भी सेल के बाहर सब्सटेंस जाना है, जो भी सेल के बाहर सब्सटेंस जाना है, रिलीज होना है, उसको वो स्टोर कर लेगा और बाद में सेल के बाहर चले जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मूव सब्सटेंस बिटवीन ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या करेंगे, एक सेल के अंदर ही आपके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल के बीच में चीजों को मूव करवाएंगे आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, उसको भी यही बनाएगा आपका गोल्गी बॉडी। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, गोल्गी बॉडी हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, इन सबको कौन बना रहा है, आपका गोल्गी बॉडी ही बना रही है। अब आ जाओ राइबोसोम्स पे। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या है, छोटे छोटे नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी, जो कि क्या करते हैं, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। मेन प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा, राइबोसोम्स ही करेंगे। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन है, राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों ही तरीके के सेल्स में राइबोसोम्स देखने को मिलता है। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन 1955। जॉर्ज पैलेट ने 1955 में सबसे पहले राइबोसोम्स को डिस्कवर किया था। इसको हम पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या है, पैलेट पार्टिकल्स, इनके नाम पे रखा गया। ठीक है, पैलेट पार्टिकल्स। तो आप ये देख रहे हो, ये क्या है अपना, ये पूरा पूरा ये एक राइबोसोम्स है। ठीक, इसको हम देख लेते हैं अभी। तो राइबोसोम के सबसे पहले आप लोकेशन देखो। राइबोसोम जो होता है ना, वो आपको दोनों जगह मिलता है। एक आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है ना न्यूक्लियस के साथ जो है, इसके साथ अटैच भी मिलेगा, और आपको फ्रीली भी मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रीली फ्लोटिंग भी मिलेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड भी मिलेगा। फ्री राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर द सेल इटसेल्फ। फ्री राइबोसोम जो होगा वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है
सेल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो फ्री राइबोसोम है जो सेल के खुद के लिए प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, और जो राइबोसोम बाउंड हो रखा है, जो रफ वाला है, ठीक, मेक प्रोटीन फॉर सिक्रीशन एंड मेम्ब्रेन यूज, ये किस लिए प्रोटीन बनाएगा? सिक्रीट करने के लिए और मेम्ब्रेन के यूज के लिए। ये दोनों में फर्क है, कौन सा राइबोसोम क्या कर रहा है, ठीक। जो अटैच हो रखा है वो सिक्रीशन और मेम्ब्रेन यूज में काम आएगा, उसके लिए प्रोटीन बनाएगा। जो फ्री वाला राइबोसोम है वो सेल के खुद के इस्तेमाल के लिए यूज होगा, ठीक। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, वन लार्ज सब यूनिट और वन स्मॉल सब यूनिट। ये देखो स्मॉल वाला है, ये लार्ज वाला है, दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? राइबोसोम बन गया। जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, ठीक, दोनों को मिलकर एक प्रॉपर राइबोसोम कहलाया हमने। ईच सब यूनिट कंटेन आरआरएनए, हर एक सब यूनिट में क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए होगा और राइबोसोमल प्रोटीन्स होंगे। दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन, इन दोनों ही सब यूनिट के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखो टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है अपना 80S, ठीक। 70S किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है अपने प्रोकैरियोटिक सेल्स में, फाउंड इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब में पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वगैरह में इन सब में पाया जाएगा। ये किससे बना होगा? 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है लार्ज सब यूनिट 50S और एक होता है स्मॉल सब यूनिट 30S, इनसे बना होता है, ठीक है। 50S और 30S क्या है? ये 50S और 30S मिला के तो 80 हो रहा है, 50 3 80, लेकिन आप बोल रहे हो 70। 70 कैसे है? ये आपका बेसिकली क्या है ना, SS क्या है? S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ठीक है। S क्या है? यूनिट है। S क्या है? यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। तो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के बेसिस पे हमने राइबोसोम्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट क्या कि अगर हम राइबोसोम को किसी फ्लूइड में डालें और सेंट्रीफ्यूज करें तो आपका जो उसके अंदर के कंपोनेंट है, चीजें हैं, वो किस तरीके से आपकी मूव कर रही हैं, ठीक। तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, कितना मूव कर पा रही है, ठीक। तो अलग अलग करके देखेंगे इनको हम, तो इसमें 50 का आ रहा है, इसका 30 का आ रहा है, इसका, ठीक। लेकिन हम जब इसको कंबाइन करके देख रहे हैं तो इसका कितना यूनिट हो रहा है आपका? सिर्फ 70S ही हो रहा है, ठीक है। इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कितना निकला? 70S निकला। अलग अलग करके देखेंगे तो इसका 50 निकल रहा है, इसका 30 निकल रहा है। 50S वाला जो है उसमें भी आपके 2 होते हैं, 5S और आपके 23S, और 30S वाले में आपका होता है 16S, ठीक है। देन आप देखो 80S राइबोसोम्स। 80S राइबोसोम्स आपके यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं, हमारे में, आप में। फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। ये किससे बना हुआ है? 2 सब यूनिट से, लार्ज और स्मॉल। लार्ज वाला कितना है? 60S। स्मॉल वाला कितना है? 40S। कंबाइन करोगे तो कितना आएगा? 80S। ये इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ठीक है। अलग अलग करके देखा तो 60S इसका था, 40S इसका था, कंबाइन करके पूरा एक राइबोसोम का हमने सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट देखा तो कितना आया? 80S आया, ठीक। एस का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 60S जो होता है उसमें भी आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आप नीचे आप देखोगे तो आपको मिलेगा 28S, उससे आपको ऊपर मिलेगा 5.8S और सबसे ऊपर मिलेगा आपको 5S, ठीक है। और 40S वाला जो होता है उसमें आपको देखने को मिलता है 18S, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना तो याद ही रखना आप। तो राइबोसोम्स के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? राइबोसोम्स के अंदर 3 मेन चीज होती हैं। एक होता है क्या? राइबोसोमल आरएनए। दूसरा क्या होता है? राइबोसोमल प्रोटीन। तीसरा होता है इसमें 3 साइट्स होती हैं, 3 जगह होती हैं। इसमें 3 जगह होती हैं। कौन कौन सी 3 जगह होती हैं? ए, पी और ई। ए मतलब अमीनो एसाइल साइट, पी मतलब पेप्टाइडल साइट और ई मतलब एग्जिट साइट। ये इसमें 3 जगह होती हैं। ये जो साइट होती हैं, दीज साइट्स हेल्प इन स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन फॉर्मेशन। ये साइट्स प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, ठीक। और नीचे आपका एमआरएनए बाइंड होता है, जैसे आपको मैं इधर दिखाऊं, तो आप ये देख रहे हो, ये नीचे एमआरएनए का स्ट्रैंड है, ये आपका नीचे मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड है, ठीक। ऊपर से आपका ये क्या है? मैसेंजर आरएनए, ये आपका ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या लग रखा है? ये अमीनो एसिड लग रखा है। ये अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ठीक। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ठीक, तो आपकी ये एक के बाद एक अमीनो एसिड अटैच होते चले जाएगा जब भी आपका ट्रांसफर आरएनए इसमें आएगा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए से कोडिंग होगी और आपका अमीनो एसिड इसके साथ एक और अटैच होता चला जाएगा,
ठीक है, और बाद में जाके जो ई वाली साइट है, ये जो आपकी ई साइट है, इधर से आपका ये एग्जिट हो जाएगा और आपका ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन बनता है। अब देखो फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के आपके क्या क्या काम होते हैं। राइबोसोम रीड मैसेंजर आरएनए एंड फॉर्म प्रोटीन बाय जॉइनिंग अमीनो एसिड। राइबोसोम क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को पढ़ेगा और प्रोटीन बनाएगा अमीनो एसिड को जोड़ के। ठीक, अमीनो एसिड्स आपके प्रोटीन किससे बने हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने हैं। काफी सारे अमीनो एसिड्स को जोड़ के आपका प्रोटीन बनाने का काम किसका है, राइबोसोम्स का है। ठीक है, वो कैसे बनेगा, आपके मैसेंजर आरएनए को रीड करके बनेगा। जैसा मैसेंजर आरएनए बताएगा वैसा ही आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो मैसेंजर आरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनना वो क्या है, आपका ट्रांसलेशन है। फ्री राइबोसोम फंक्शन। फ्री राइबोसोम का काम क्या है, फ्री राइबोसोम मेक प्रोटीन यूज्ड इनसाइड द सेल, जैसे कि एंजाइम्स हो गया, साइटोस्केलेटन हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सब के लिए आपके ये फ्री राइबोसोम वाले प्रोटीन बनाते हैं। बाउंड राइबोसोम फंक्शन, जो आपका राइबोसोम बाउंड हो रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो आपका प्रोटीन बना रहा है। किस लिए प्रोटीन बना रहा है, सेल से बाहर सिक्रेट करने के लिए, लाइसोसोम के लिए, सेल मेम्ब्रेन के लिए, इन सब के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। राइबोसोमल सब यूनिट आर फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। राइबोसोमल सब यूनिट कहाँ पे बनती है, न्यूक्लियोलस के अंदर, जो ग्रैनुलर कंपोनेंट था वहां पे असेंबल होती हैं। ठीक है, देन दे मूव टू द साइटोप्लाज्म एंड असेंबल इनटू फंक्शनल या राइबोसोम। और उसके बाद बनने के बाद ये साइटोप्लाज्म में आएंगी और असेंबल होंगी एज अ प्रॉपर फंक्शनल राइबोसोम। ठीक है, तो ये सारा काम होता है अपने राइबोसोम्स का। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। कैसी होती हैं ये, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती हैं। इसके ऊपर क्या होगा, दो मेम्ब्रेन होंगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर देखो दो मेम्ब्रेन है, एक तो ये बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, एक इसके अंदर आपको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, ये क्या है अपनी अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। तो ये होती है अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स। द टर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या करता है, आपका एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं और ये एनर्जी को बनाता है फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ये एनर्जी बनाता है। इसको हम जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, माइटो और कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो का मतलब क्या होता है, थ्रेड, मतलब धागेदार, और कॉन्ड्रिया मतलब क्या होता है, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, दे अपीयर एज थ्रेड लाइक और ग्रेन्युलर डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप। ये आपको धागे की तरह देखने को मिल सकता है, ग्रेन्युलर देखने को मिल सकता है, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा ये, कि आपका जो सेल का जो टाइप है वो कैसा है, उसके बेसिस पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया यूनिक फीचर। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ यूनिक चीजें बताता हूँ आपको, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, खुद के ही राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, सेल का डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए भी होता है। दे सिंथेसाइज अबाउट 10% ऑफ देयर ओन प्रोटीन, क्योंकि खुद के राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, तो खुद के 10% प्रोटीन ये खुद ही बना लेता है। ठीक, ये सेमी ऑटोनोमस होता है और डिवाइड हो सकता है बाइनरी फिजन के थ्रू। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिवाइड होके और बाकी डॉटर माइटोकॉन्ड्रियास में भी डिवाइड हो सकता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे काम होते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड सीन एज बायोब्लास्ट बाय रिचर्ड ऑल्टमैन इन 1890। रिचर्ड ऑल्टमैन ने 1890 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया और उनको नाम दिया बायोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद बेंडा आए, बेंडा ने 1898 में उनको वर्ड दिया माइटोकॉन्ड्रिया। बायोब्लास्ट को ही क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले क्या बोलते थे, इसको हम बायोब्लास्ट कहते थे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कैसा है, शेप कैसा है, दे आर जनरली ओवल, रॉड शेप और थ्रेड लाइक। ओवल भी हो सकते हैं, रॉड शेप भी देखने को मिल सकते हैं, थ्रेड लाइक भी देखने को मिल सकते हैं। देयर साइज एंड नंबर, जो साइज है और नंबर है, 2, 4, 6, 8 कितने माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे सेल के अंदर, वो आपका डिपेंड करेगा कि सेल को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है
उस पर डिपेंड करेगा कि सेल आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका साइज क्या होगा, कितने होंगे सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर आती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मतलब कि ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन देख रहे हो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। किससे बनी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है वैसे ही ये भी बनी हुई है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। इट कंटेन पोरेंस प्रोटीन। इसके अंदर क्या होते हैं, पोरिन प्रोटीन होते हैं जो कि क्या अलाउ करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना है या जाना है बाहर तो वो इनके थ्रू ही होते हुए जाएगा, पोरिन प्रोटीन से होते हुए जाएगा। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये वाली होती है। ठीक, देन आप देखो दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन ये देख रहे हो, ये टेढ़ी मेढ़ी सी, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, अपनी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी है, देख रहे हो ना आप, अंदर की तरफ फोल्ड हो रखी है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं। ठीक है, क्रिस्टी बोल रहे हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है ताकि आपका जो एटीपी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो पाए। सपोज करो मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूँ, इसमें ज्यादा सरफेस एरिया है, या फिर मैं एक ऐसी लाइन खींच रहा हूं, गोला तो बना रहा हूं, तो सरफेस एरिया किसमें ज्यादा लगा, इसमें ज्यादा सरफेस एरिया हुआ ना। ठीक, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो उसके लिए आपका क्रिस्टी बनाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। दिस मेम्ब्रेन कंटेन, इनर मेम्ब्रेन में क्या होगा, तीन चीजें पाई जाती हैं मेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स पाए जाएंगे, एटीपी सिंथेस एंजाइम पाया जाएगा, एटीपी या फिर एडीपी ट्रांसलूकेस एंजाइम पाया जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। बेसिकली एंजाइम्स इसमें मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, तीसरी मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये एंजाइम और ट्रांसपोर्ट एटीपी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक, तीसरा आता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में ये स्पेस है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कह रहे हैं। दिस इज द स्पेस बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस होता है आउटर इनर दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। इट कंटेन प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन रिडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें हेल्प करेंगे ये प्रोटीन्स जो होंगे, और साथ साथ सिग्नलिंग में हेल्प करेंगे, जैसे कि एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, जब सेल बूढ़ा हो जाएगा तब उस टाइम पे आपका ये एपोप्टोसिस में हेल्प करेंगे, सिग्नल देंगे सेल को कि सेल अब डिस्ट्रॉय हो चुका, बूढ़ा हो चुका है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से काम नहीं कर पा रहा। ठीक, चौथा आप देखो इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये इसके 4 पार्ट है, चौथा पार्ट है, लास्ट पार्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी सारा सामान है ना, सारा का सारा जितना भी अंदर दिख रहा है आपको, सबका सब क्या है, मैट्रिक्स है। सबका सब क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इनर मोस्ट सेमी फ्लूइड पार्ट, सबसे अंदर पाया जाने वाला सेमी फ्लूइड पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, 70s राइबोसोम्स, एंजाइम्स देखने को मिलेंगे जो कि क्रेब्स साइकिल में इस्तेमाल होंगे, ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, ऐसे एंजाइम्स जो कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मतलब कि लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, उसको तोड़ तोड़ के छोटी छोटी चेन्स में बांट दिया, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसको। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। मैट्रिक्स कैसी जगह है, क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होगी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टीसीए साइकिल यहाँ पे होती है मैट्रिक्स के अंदर, साथ साथ फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एटीपी का प्रोडक्शन करना, जो कि इसका मेन काम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन करना। ठीक, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड न्यूट्रिएंट्स अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू रिलीज एनर्जी। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज का, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम खा रहे हैं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जा रहा है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से जाके पूरी बॉडी में गया, बॉडी के सेल्स में गया, सेल्स में जाने के बाद क्या, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो इसको यूटिलाइज करेगा, उससे आपका एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म करेगा बीटा ऑक्सीडेशन की हेल्प से, अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करेगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करेगा। ठीक है,
एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, ठीक। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करके एटीपी का प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगा। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है जो ब्लड के आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसमें जो हीम वाला पार्ट है, हीम वाला जो पार्ट होता है वो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ हीम, आपको पढ़ा रखा है मैंने, पूरा एनिमेशन के हेल्प से पढ़ाया है ये मैंने, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आपको जो हीम है वो आपका कहाँ पे बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेगा। हीम क्या है? आयरन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का। कैल्शियम स्टोर और रिलीज करना, माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करेगा कैल्शियम को और रिलीज करेगा जब भी सेल को जरूरत होगी। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोटीन रिलीज फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ट्रिगर्ड एपोप्टोसिस, जब माइटोकॉन्ड्रिया के जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो जब ट्रिगर हो जाएंगे, जब वो रिलीज होंगे, तब आपका एपोप्टोसिस ट्रिगर होगा, सब आपकी सेल डेथ स्टार्ट होने लग जाएगी, ठीक है, उसको ट्रिगर करेगा उस प्रोसेस को। अब देखो लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। इसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोम इस तरीके का होता है, इसको मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, किसी भी चीज को खा जाता है ये, ठीक। दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल, डैमेज सेल पार्ट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, इन सबको ये खा जाएगा। कोई वेस्ट मटेरियल हो सेल के अंदर, कोई डैमेज का सेल पार्ट हो, कोई सेल ऑर्गेनेल है पुराना हो गया, डैमेज हो गया है, उसको खा जाएगा ये। कोई बाहर से सब्सटेंस आ गया है उसको खा जाएगा ये। लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डे ड्यूव इन 1955। क्रिस्टियन डे ड्यूव ने 1955 में लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम आर स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। लाइसोसोम कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं, ये स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल हो गया। मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। एक तरीके क्या है? वेसिकल है, जो कि कहां से बन रही है? गोल्गी बॉडी बना रहा है इसको। गोल्गी बॉडी ने सबसे पहले क्या बनाया? प्राइमरी लाइसोसोम बनाया था, ठीक है। दे कंटेन एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम, इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलेज एंजाइम्स होती हैं। हाइड्रोलेज एंजाइम्स जैसे कि आपको दिखाऊं मैं, ये आपको ये देख रहे हो, ये क्या है? हाइड्रोलेज एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, ठीक। ये क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में क्या क्या होगा? प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ग्लाइकोसाइडेजेस, न्यूक्लियेजेस, फॉस्फेटेजेस। प्रोटीएजेस क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा, लाइपेजेस लिपिड को तोड़ेगा, ग्लाइकोसाइडेजेस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, न्यूक्लियेजेस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा, फॉस्फेटेजेस फॉस्फेट के एस्टर को तोड़ेगा। तो ये सब चीजें कहाँ पे प्रेजेंट है? इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसके मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसके ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका ल्यूमन बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक। और बाहर तो अपनी इसकी लेयर है। इसका पीएच कैसा होता है? एसिडिक होता है, अराउंड 5। एसिडिक पीएच में ही काम करेंगे इसके एंजाइम्स। पीएच आकर इसका एसिडिक नहीं है तो इसके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे लाइसोसोम के। दीज एंजाइम्स वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम, ये जो एंजाइम्स आपको बताए मैंने इतने सारे, ये सारे के सारे एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे, ओके। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम कैसे बन रहा है? लाइसोसोम आर फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम कैसे बन रहा है? गोल्गी बॉडी से बन रहा है। गोल्गी बॉडी पैक एंजाइम इनटू स्मॉलर वेसिकल्स, दीज बिकम लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी ने जो एंजाइम्स पैक करे थे छोटे छोटे वेसिकल्स में, वो वेसिकल्स आपके बाद में किसमें कन्वर्ट हो गए? प्राइमरी लाइसोसोम में। लाइसोसोम आपके 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है अपना क्या? प्राइमरी लाइसोसोम। दीज आर न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम दैट कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। इसमें क्या होता है ना, आपके इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो भी गोल्गी बॉडी ने पैक करे होते हैं ना, वो वाले इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसको जब प्राइमरी लाइसोसोम को जब फूड वैक्यूल मिल जाता है, जब इसको फूड वैक्यूल मिल जाएगा, व्हेन प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल, तब वो आपका क्या बना लेगा? सेकेंडरी लाइसोसोम बना लेगा, और आपके इसके जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएंगे। एंजाइम्स बिकम एक्टिव, ठीक। प्राइमरी लाइसोसोम को फूड वैक्यूल मिला, एंजाइम सारे सारे हो गए एक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव हो गए, ठीक। और इसमें क्या होता है? दीज आर एक्टिवली डाइजेस्टिंग लाइसोसोम, और यही मेन एक्टिवली डाइजेस्टिंग लाइसोसोम होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक। तीसरा क्या होता है अपना? ऑटोफेगिक लाइसोसोम। ऑटो मतलब खुद का, ऑटोफेगिक खुद की चीजों को खाएगा। दीज डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स, हमारे सेल के जो पुराने और डैमेज सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसको ये खा जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर रिसाइकलिंग और सेल इन रिसाइकलिंग सेल कंपोनेंट्स, किसी सेल कंपोनेंट को रिसाइकल करने में ये हेल्पफुल होता है। ऑटोलाइसोसोम, ऑटोलाइसोसोम व्हेन द सेल इज डैमेज्ड,
ऑटोलाइजोम पूरे सेल को ही खा जाएगा। इसमें मतलब सेल इज डैमेज, जब भी आपका सेल डैमेज होगा लाइजोम बर्स्ट, लाइजोम फट जाएगा और पूरे सेल को ही खा जाएगा। डाइजेस्ट एंटायर सेल और सेल डाइज और पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दिस इज वाई सेल लाइजोम आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। इसी वजह से लाइजोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक, लाइजोम के काम क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लाइजोम क्या करेगा? फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देगा। रिमूवल ऑफ वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। ऑटोफेगी, कोई भी आपका पुराना माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, कोई भी सेल ऑर्गेनल है पुराना, उसको ये खा जाएगा। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, कोई भी बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आया उसको ये खा जाएगा। सेल डेथ, ऑटोलाइसिस, अगर कोई सेल सीवियरली डैमेज हो गया, सेल रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक, तो लाइजोम क्या करेगा? बस्ट हो जाएगा और पूरे सेल को ही खा जाएगा। ठीक है, एंटायर सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा। डाइजेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, इनको ये तोड़ता है। रोल ऑफ बोन रिमॉडलिंग, बोन रिमॉडलिंग के टाइम पे, ठीक, ऑस्टियोक्लास्ट को घुलने में मदद करता है। ठीक है, हड्डी घोलने में मदद करता है ये। ठीक है, तो ये सारा काम होता है लाइसोसोम का। और देखो पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम क्या होता है? ठीक है, पेरोक्सिसोम के बाद हमारा लास्ट और बचा साइटोस्केलेटन, फिर खत्म, पूरा सेल खत्म हो जाएगा हमारा। तो पेरोक्सिसोम देखो, पेरोक्सिसोम आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। दे हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, ये क्या करेगा? डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगा। पेरोक्सिसोम का मेन काम यही है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाना, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करना, प्रोटेक्शन करना फ्री रेडिकल्स से। ठीक है, फ्री रेडिकल्स यानी कि अनस्टेबल पार्टिकल्स वगैरह मान लो, अनस्टेबल मॉलिक्यूल मान लो, उनसे प्रोटेक्ट करेगा हमारे सेल को। पेरोक्सिसोम वर डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन डी ड्यूव इन 1965। 1965 में क्रिस्टियन डी ड्यूव ने पेरोक्सिसोम को डिस्कवर किया था। पेरोक्सिसोम आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रो एंड डिवाइड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ग्रो करके डिवाइड कर सकता है, ऐसे ही पेरोक्सिसोम भी ग्रो करके डिवाइड कर सकते हैं। पेरोक्सिसोम आर स्फेरिकल और सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। पेरोक्सिसोम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, इसके ऊपर सिंगल लेयर होती है। दे कंटेन एंजाइम्स लाइक कैटलेज और ऑक्सीडेज, इसमें कैटलेज और ऑक्सीडेज नामक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनसाइड दे हैव अ डेंस ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, इसके अंदर कुछ ग्रैन्युलर मैट्रिक्स होता है। समटाइम्स क्रिस्टल्स ऑफ कैटलेज आर प्रेजेंट, कुछ कभी कभार आपको कैटलेज के क्रिस्टल्स भी देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, काम क्या है पेरोक्सिसोम का? डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने आपको बताया पेरोक्सिसोम का मेन काम है डिटॉक्सिफिकेशन। पेरोक्सिसोम क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जैसे कि अल्कोहल हो गया। ये क्या करता है? टॉक्सिन्स को कन्वर्ट कर देता है हार्मलेस प्रोडक्ट में, टॉक्सिन को सुरक्षित पदार्थों में बदल देता है। ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो हमारे लिए डेंजरस है, जानलेवा है, उसको ये पानी और ऑक्सीजन में बदल देता है। ठीक, दे ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूजिंग कैटलेज एंजाइम, जो कैटलेज एंजाइम है ना इसके अंदर, उसका इस्तेमाल करके उसको ये पानी और ऑक्सीजन में बदल देगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ठीक, बीटा एसिड का फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन। पेरोक्सिसोम ब्रेक लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड को स्मॉलर स्मॉलर यूनिट्स में बांट देगा, इसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, वो भी यही करवाएगा पेरोक्सिसोम। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स, उनको ये न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, दे प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, ऑक्सीडेटिव डैमेज से सेल को बचाएगा। फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा कैटलेस और ऑक्सीडेज एंजाइम के हेल्प से। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मालोजेंस, प्लाज्मालोजेंस को बनाएगा। प्लाज्मालोजेंस आपके जरूरी होते हैं ब्रेन सेल्स के लिए, नर्व सेल्स के लिए, तो उनको ये बनाता है। ठीक है, ब्रेन सेल्स, नर्व सेल्स के लिए प्लाज्मालोजेंस जरूरी होते हैं, तो उनको ये बनाता है क्या? पेरोक्सिसोम बनाता है। प्लाज्मालोजेंस आपको लिपिड्स के अंदर पढ़ाऊंगा मैं, या लिपिड्स के अंदर पढ़ा चुका होगा, लिपिड्स के अंदर आप देख सकते हो। कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक, कोलेस्ट्रॉल और बाइल एसिड का मेटाबॉलिज्म में भी पेरोक्सिसोम हेल्प करता है। पेरोक्सिसोम हेल्प इन कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म ऑफ बाइल एसिड फॉर्मेशन, तो ये सारे काम होते हैं अपने पेरोक्सिसोम के। अब लास्ट आप देखो साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे सेल का जो स्केलेटन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये क्या बेसिकली क्या दे रहा है? ढांचा दे रहा है सेल को। साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, ये क्या होता है? प्रोटीन फाइबर्स का नेटवर्क होता है जो कि सेल को शेप देता है, सपोर्ट देता है और मूवमेंट देता है सेल को।
ठीक, ये सारा काम होता है किसका, साइटोस्केलेटन का। ये एक तरीके का इंटरनल स्केलेटन होता है सेल का। एक तरीका क्या है, आंतरिक कंकाल है सेल का। जैसे हमारा स्केलेटन है ना, बॉडी फ्रेमवर्क दे रहा है पूरा पूरा हमारी बॉडी को, तो ये भी स्केलेटन है, सेल को एक तरीके का ढांचा दे रहा है ये। हेल्प इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स एंड ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। सेल के अंदर आपके वेसिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ऑर्गेनल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए साइटोस्केलेटन जरूरी होता है। एक तरीके का ये ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करवाता है। टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन अपने तीन तरीके के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तीन तरीके के साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटा होता है, सबसे पतला होता है तीनों में से, थिनेस्ट ऑफ ऑल साइटोस्केलेटन फाइबर्स। सबसे पतला होगा, 7 नैनोमीटर का साइज होता है। ये क्या होता है, पतले होते हैं, सॉलिड प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। किससे बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होंगे ये छोटे छोटे देख रहे हो, ये क्या है, एक्टिन प्रोटीन है। इनसे आपका ये बना होता है, ये जी एक्टिन मोनोमर और एफ एक्टिन पूरा का पूरा पॉलीमर। तो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा, मसल को कंट्रैक्शन कराने में हेल्प करेगा, सेल की शेप को मेंटेन करके रखेगा, सपोर्ट करेगा सेल मेम्ब्रेन को, ठीक। माइक्रोविलाई बनाएगा इंटेस्टाइनल सेल्स के अंदर। माइक्रोविलाई का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। तो माइक्रोविलाई का फॉर्मेशन कौन करेगा, यही करेगा। हेल्प इन साइटोकाइनेसिस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जब भी होगा तो साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेगा। साइटोकाइनेसिस फोर्थ स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है आपकी सेल डिवीजन की। माइयोसिस माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस आता है, जिसमें आपका सेल का जो अंदर का कंटेंट है वो सारा सारा डिवाइड हो रहा होता है, ठीक। तो उसमें हेल्प करेगा। अब आ जाओ इंटरमीडिएट फिलामेंट में। इंटरमीडिएट फिलामेंट बीच सेकंड वाली जो है, इसका डायमीटर कितना होता है, 10 नैनोमीटर। उसका कितना था, 7 था। इंटरमीडिएट फिलामेंट कैसा होता है, रस्सी की तरह देखने को मिलेगा, रोप लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स। रस्सी की तरह स्ट्रॉन्ग प्रोटीन फाइबर्स होते हैं। इससे आप इस तरीके से आप देख सकते हो। ये किससे बने होते हैं, क्रेटिन, विमेंटिन, डेस्मिन, न्यूरोफिलामेंट, इन सबसे ये बने होते हैं, ठीक। इनका काम क्या है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे। रोप की तरह है मजबूत, तो स्ट्रेंथ में काम आएंगे, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे सेल को, मेंटेन करेंगे न्यूक्लियस की शेप। जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसकी शेप को मेंटेन करेंगे। न्यूक्लियर लैमिना जो होता है उसको सपोर्ट करेंगे। दे एंकर ऑर्गेनल्स इन प्लेस। जो आपका जो ऑर्गेनल्स हैं उसको एक जगह पे स्थिर करके रखेंगे, कि आपका जो ऑर्गेनल्स है वो सेल में मूव ही ना करते रह गई, उसको टिका के रखेंगे एक जगह पे। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेस। सेल के ऊपर कोई बाहर से स्ट्रेस ना पड़े, उससे भी सेल को प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा ये। इस तरीके का आप देखो, एक छोटे छोटे से प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, उनसे आपका पूरा पूरा क्या बन गई, ट्यूब बन गई, ठीक है। ये अंदर से होलो होगी, अंदर से खाली होगी, ठीक है। ये कैसे होते हैं, होलो होते हैं। होलो अंदर से खोखली होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होती हैं। किससे बनी होती है, ट्यूबुलिन नाम के प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक। डायमीटर कितना होता है इसका, 25 नैनोमीटर। सबसे मोटी, सबसे थिकेस्ट साइटोस्केलेटन कौन सा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। सबसे मोटी फाइबर। इनका काम क्या है, ये बनाते हैं सिलिया और फ्लैजिला, ठीक है। सेल के ऊपर ये जो सिलिया होता है, इस तरीके से बता रखा है आपको, ये सिलिया बना लिया। सेल के ऊपर कोई फ्लैजिला है वो बनाना, ये सारा काम होता है इसका। दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर बनाते हैं सेल डिवीजन के अंदर। आपका ये एक और प्रोसेस होता है, स्पिंडल फाइबर बनाना, इनका काम ये करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स इनसाइड द सेल। अगर एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल तक जाना है, सपोज करो माइटोकॉन्ड्रिया को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो वो कौन कैसे जाएंगे, इसके थ्रू होते हुए जाएंगे, ठीक है। ऑर्गेनल्स की मूवमेंट में हेल्प करेगा ये। मेंटेन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मेंटेन करेगा, जैसे कि सेलुलर हाईवे, एक तरीके का हाईवे बना देगा, ब्रिज बना देगा, ताकि ऑर्गेनल उधर से जा सके। फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरीके के आपके सेंट्रियोल्स नाम का नामक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो ये बनाता है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर आपके सेल्स के बारे में। आपका सेल क्या होता है, इसके हमने सेल मेम्ब्रेन देखी, साइटोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियस देखा, सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स थे मेजरली हमने सबके सब कवर कर लिए। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।